अरे मिस्टर ड्रैकुला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से। अनाया हेट्स यू अ लॉट। चले जाओ, भागो यहाँ से। नशे में धुत अपनी पूरी नशीली निगाहों से अपने रास्ते में हायल हुए इसके हसीन चेहरे को देखती वो रोज़फ से अपना हाथ छुड़वाती गुस्से से बोली। इसका लड़खड़ाता वजूद देखकर एकदम से इसकी गर्दन की हरी रगें उभर गई। जबड़े मजबूती से भींचते इसने इसके साथ खड़े इसे सहारा देते रोज़फ को देखा। हाथ छोड़ो इसका। अबीर ने जैसे ही एक लम्हा ज़ाये के बिना इसका हाथ थामे इसे अपनी तरफ खींचा था। अनाया इसके सीने में मुँह दिए हाथ इसके अतराफ में बांधे सुकून से सोने लगी। वही रोज़फ गुस्से से घुर्राता अबीर पर झपटा इसके हाथ में मुक़ीद अनाया की नाजुक कलाई को छुड़वाने लगा, जो कि लाख कोशिश के बावजूद भी नामुमकिन था। क्या पिलाया है तूने इसे? अनाया के चेहरे को ऊंचा किए वो अल्कोहल ही स्मेल इसके मुंह से ना पाते स्पाट लहजे में गुर्राया तो रोज़फ एक पल को गड़बड़ा गया। कुछ नहीं पिया इसने। वैसे भी तुम पूछने वाले होते कौन हो? गर्लफ्रेंड है ये मेरी, तो बेहतर है दूर रहो इससे। रोज़फ ऊंची आवाज़ में बोलता दोबारा से अनाया की तरफ लपका। इसके छूने से पहले ही अबीर ने अपनी टांग से इसके पेट पर वार किया, जिस पर वो एकदम से औंधे मुँह फर्श पर गिरा। आइंदा हाथ लगाने की जुर्रत की तो किसी लड़की को हाथ लगाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। इसकी आवाज़ में इस कदर सदमहरी थी कि फर्श पर औंधे मुँह पड़ा रोज़फ सुर्ख चेहरे समेत मुठ्ठियाँ भींच गया। तुम अच्छे से जानते हो कि ये लड़की तुम पर ट्रस्ट करती है और गर्लफ्रेंड सिर्फ इसलिए है तुम्हारी क्योंकि इसे अपनी बहन और अपने लिए तेरे जैसा मुफ्त का बॉडीगार्ड चाहिए। समझा? तो वो सिर्फ तुझसे अपना काम निकलवाती है और तू अपनी औकात भूल गया। मगर फिक्र मत कर, अबीर अलवी खुद से जुड़े चीज़ों की केयर अच्छे से करना जानता है और तुझ जैसे 2 टके के लड़कों को इनकी औकात दिखाना भी बखूबी जानता है। इसने नरमी से अनाया को गोद में उठाया और एक दिन से आगे बढ़ते एक बार फिर से रोज़फ के पेट पर वार किया, जो दर्द से बिलबिलाता अपना पेट पकड़ गया। मारो इसे, डिशम डिशम। वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी और अब इसकी आवाज़ भी अबीर के गुस्से को हवा दे रही थी। क्या हुआ इसे? मैं इन्हें ड्रॉप कर दूंगा, ये मेरी स्टूडेंट है। आप ऐसा करें। प्रोफेसर बहराम जो अबीर अलवी जो सीढ़ियों से उतरता इसकी गोद में अनाया को देख बेचैन होता आगे बढ़ा था। बेताबी से कहता वो अनाया की तरफ हाथ बढ़ा गया। एक्सक्यूज़ मी, औकात में रहो, प्रोफेसर होंगे यूनी में। डोंट डेयर टू टच माई वाइफ। आई विल टेक केयर ऑफ हर। मुझे खत खामत वाला वो शाहाना मर्द बोला कम, धाड़ा ज़्यादा था। इसकी आंखों से उबलते शोले को इसके मुंह से निकलते अल्फाज को सुन प्रोफेसर बहराम सुन पड़ते दिमाग से अनाया को देखता रह गया। जब अबीर अपनी तरफ उठती सभी निगाहों को नज़रअंदाज करता बाहर निकला। लंबे लंबे डग भरते वो गाड़ी की सिमत बढ़ा था। फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते इसने नब्बे से इसे सीट पर बिठाए सीट बेल्ट बांधा और ख़ुद ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा। गाड़ी स्टार्ट करते ही इसने सर्द निगाहों से इस लड़की को देखना चाहा था, मगर अचानक अपने गाल पर इसके नरम होठों के लम्स ने इसके वजूद को सुनसन कर रख दिया था। नरम होठों के लम्स ने इसके वजूद को सुनसा कर रख दिया था। गर्दन के गिर्द बंधे इसके नाजुक हाथ के मजबूत हिसार में अब वो अपनी कार्रवाई के बाद अबीर अलवी की गर्दन में चेहरा छुपाती इसके वजूद को साकित कर गई। क्या लगती है ये आपकी? अनायत की दोनों आंखों को खोलते जायज़ा लेने के बाद डॉक्टर ने गर्दन मोड़े दरवाजे से टेक लगाए खड़े आलिहान को मुखातिब किया, जिसका चेहरा हद दर्जे सपाट था। कॉफ़ी लाया था मैं आपके लिए। महावीर की पुरजोश आवाज़ पर डॉक्टर ने चौंकते इस दूसरे नौजवान को देखा, जो मकथा में दरवाजे की दूसरी सिमत खड़ा था। इसके मुंह पर खराशें थीं। सॉरी, मुझे लगा कि मेहमान हैं। आलिहान की सर्द निगाहों को खुद पर पाते वो सर झुकाए बोला, तो तुम 2 लड़के रहते हो यहाँ? डॉक्टर ने ताजुब से महावीर की लड़खड़ाती टांग को देख आलिहान को देखते कहा, डॉक्टर हो तो डॉक्टर बन के इलाज करो, ठीक करो इस लड़की को। बालों में हाथ चलाते इसने खुद पर जब्त करते कहा,
علاج ہی کر رہی ہوں میں، مگر انہیں پراپر کیئر کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ ان کے کچھ میڈیکل ٹیسٹ بھی۔ دیکھو، ڈاکٹر علاج کرنے کے لیے بلایا ہے، فضول باتیں سنانے کے لیے نہیں۔ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، کس کی نہیں، ان سب پر اپنا دماغ خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تمہیں۔ اسے ٹھیک کرو اور نکلو یہاں سے۔ علیحان کی گرجدار آواز پر ڈاکٹر ایک پل کو سہمی جب مہاویر نے گھبراہٹ سے اس بپرے ہوئے شیر کو دیکھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم دونوں اس لڑکی کو کڈنیپ کر کے لائے ہو اور تم دونوں اس کے ساتھ کچھ برا کرنے والے ہوں یا کر چکے ہوں؟ ڈاکٹر نڈر لہجے میں اس معصوم پر ایک نگاہ ڈالتے چلاتے ہوئے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ مہاویر منہ کھولے حیرت سے اس ڈاکٹر کو دیکھتا سر نفی میں ہلانے لگا۔ جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ لڑکی بیوی ہے، یہ میری عنایت شاہ، اور اگر اب تم نے منہ بند کر کے اس کا علاج نہ کیا تو اگلے 2 منٹ میں تم اسی بستر پر اس کے پاس مردہ حالت میں پڑی ہوگی، اور یہ دھمکی نہیں بلکہ سچ ہے۔ سنجیدگی سے ڈاکٹر کو دیکھتا ہوئے بے تاثر لہجے میں غرایا۔ وہی لفظ بیوی اور عنایت کا نام سن مہاویر سکتے کی سی کیفیت میں بے یقینی سے اپنی آنکھیں پھیلائے عنایت کو دیکھتا رہ گیا۔ تو یہ معصوم لڑکی عنایت ہے، اور خان ابھی بھی اس سے بدلہ لینے چاہتا ہے، اور یہ اس کی بیوی؟ سن ہوتے دماغ سمیت وہ آنکھیں حیرت سے پھاڑے عنایت کو دیکھتا سوچتا رہ گیا تھا۔ وہی مہاویر کو یوں عنایت کو دیکھتا پاتے علیحان دانت پیستے اس کی جانب لپکا اور اس کے کالر کو جھٹکے سے دبوچتے اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کمرے سے باہر لے گیا۔ جو کچھ تم نے سنا اور دیکھا اسے فوراً سے بھول جاؤ، ورنہ تمہارے لیے کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ نیلی آنکھوں میں حد درجے سنجیدگی سمیٹے وہ بے لچک لہجے میں بولا۔ میں بھول جاؤں گا سب خان، مگر یہ بتاؤ کیا یہ عنایت کاظمی ہے اور یہ تمہاری بیوی؟ بھول جاؤ گے؟ نہیں، بھول جاؤ سب۔ اگر کبھی انجانے میں بھی تمہارے منہ سے کچھ نکلا تو میں کوشش کروں گا کہ آئندہ تم کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہو۔ نیلی بے تاثر نگاہوں سے اسے چہرے کو دیکھتے اس نے ہاتھ سے مہاویر کے کندھے سے نادیدہ گرد اڑائی تھی۔ اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے مہاویر نے تیزی سے ماتھے پر چمکتے پسینے کو شرٹ سے صاف کیا۔ اس کے دماغ میں ڈھیروں سوال تھے۔ 11 سال پہلے وہ علیحان کے جیل جاتے ہی اپنی بہن کے ساتھ یہاں شفٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ کچھ نہیں جانتا تھا، مگر اتنا وہ ضرور جانتا تھا کہ علیحان شاہ کے دل و دماغ میں عنایت کاظمی کے لیے زہر بھرنے والا کوئی اپنا ہی تھا، مگر کون؟ یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، مگر شاید اب وقت آ چکا تھا اپنے کیے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا، علیحان کو روکنے کا۔ اس سے پہلے کہ وہ نفرت کی آگ میں اندھا ہو کر اس معصوم کے ساتھ کچھ برا کرے، مجھے پتہ لگانا ہوگا کہ کون تھا وہ شخص جس نے یہ سب کھیل رچایا۔ پتھریلی نگاہوں سے فرش کو گھورتے وہ میز کی طرف بڑھتا، اپنا موبائل فون لیتا، وہ بنا آہٹ کے پاؤں گھسیٹتا گھر سے باہر نکل گیا۔ تمہیں ہر طرح کی پاور دی جائے گی ڈیول، بس تمہیں ہمارے ساتھ دینا ہوگا۔ بس تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہوگا اس باس کو مارنے کے لیے۔ تاریک کمرے میں اپنے سامنے بیٹھے اس توانا شخص کو دیکھتے پروفیسر زہیب گیلانی نے نپے تلے الفاظ سنے۔ کوئی بعید نہ تھا کہ سامنے بیٹھا وہ پاگل آدمی منٹوں میں اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دیتا۔ یہاں کا پتہ کس نے دیا تمہیں؟ دو ٹوک لہجے میں اس کی بھاری آواز میں کہی بات پر پروفیسر لب بھیج گیا۔ جب انسان کو پیاس لگی ہو تو وہ پانی ڈھونڈ ہی لیتا ہے ڈیول، اور یہاں تک پہنچنے میں مجھے 2 ماہ لگے ہیں۔ تم یہ مت پوچھو کہ میں یہاں کیسے آیا، تم یہ سوچو کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ تمہارے چاہنے میرے لیے میٹر نہیں کرتا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ڈیول گرجا۔ پروفیسر کا چہرہ ایک پل میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ تھوک نگلتے اس نے حلق کو ترک کیا۔ آنکھوں میں ابلتے خوف کو وہ چاہ کر بھی چھپا نہ سکا۔ مگر یہ تو میٹر کرتا ہے نا کہ وہ باس لاکھوں لڑکیوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مسل رہا ہے، ان کی زندگیوں کو اپنے مقصد کے تحت استعمال کر رہا ہے۔ پروفیسر نے گھبراتے ہوئے اپنی طرف بڑھتے اس دراز قامت وحشی کو دیکھا تھا، جسے دیکھتے ہی اس نے جھرجھری سی لی تھی۔ تم کیسے جانتے ہو اتنا سب کچھ؟ اگلے علم میں پروفیسر کو گریبان سے دبوچتے وہ فضا میں بلند کرتا وحشت ناک لہجے میں غرایا۔ اس کی آواز سے ٹپکتی وحشت محسوس کرتے پروفیسر بن پانی مچھلی کی مانند پھڑپڑا کر رہ گیا۔ میری بیٹی ان میں سے ایک ہے جو اس وقت اس کے قبضے میں ہے۔
भीगी आवाज़ में प्रोफेसर की कही बात पर वो वहशी भी एक पल को चौंका। अगले ही पल इसने प्रोफेसर को छोड़ा, जो ज़मीन पर गिरा खांसता हुआ घुटनों पर हाथ रखते उठा। कब से? बेतासुर लहजे में पूछा। क्या? पिछले 1 साल से। प्रोफेसर के करबनाक लहजे पर वो लब भींच गया। भारी हाथों की मुट्ठियां भींचते वो अपने अंदर के हैवान को सुलाने की सही करता गर्दन मोड़ गया। तो ढूंढा क्यों नहीं? इश्तियाल मिस लहजे में कहते वो प्रोफेसर को घूरने लगा। प्रोफेसर ने बगौर इसके जब्त से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। बहुत ढूंढा, रिपोर्ट की पुलिस में, हर तरह से कोशिश की, और फिर एक दिन 2 आदमी आए, मुझे खूब मारा और धमकी भी दी कि अपनी तलाश बंद कर दो वरना वो मेरी बेटी को मार देंगे। मैं तो इसी दिन हिम्मत हार गया, हार कर भाग रहा था। अगर जीन मुझे रोकता नहीं। थकन अमेज लहजे में कहते वो सोफे पर ढह गया था। बूढ़ी आंखों में झलकती नमी में उम्मीद का एक नन्हा सा जुगनू चमक रहा था। जीन, डेविल ने इस नाम को दोहराया। वो कैसे भूल सकता था इस नाम को? जीन वो लड़का था जिसे डेविल ने मौत के मुंह से निकाला था, जब रात के पिछले पहर कुछ गुंडे इसे मारकर अधमुआ कर चुके थे। तभी डेविल ने इसे बचाया था। हाय डेविल, सॉरी, मैं बिना बताए आ गया। जीन एकदम से दरवाजे के पीछे से बरामद हुआ। शायद वो इनकी गुफ्तगू सुन चुका था। मैंने मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने से। इसके पास जाते, इसकी गर्दन को दबोचते वो इश्तियाल के आलम में इसके चेहरे पर गरजा। जीन का सांस खुश्क पड़ गया। वो मेरी दोस्त है डेविल, इसे मदद की ज़रूरत है, और इसके डैड को भी। रुकती सांसों समेत वो आज से इस पिपरे हैवान को देखता प्रोफेसर को देखने लगा, जो निढाल से कंधे झुकाए बैठे थे। मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, ले जाओ इसको भी यहाँ से। वो यकलफ पत्थर हुए लहजे में बोलता कमरे से निकल गया था, मगर इसके कदम थम गए थे। जीन के अल्फाज ने इसे रुकने पर मजबूर कर दिया था। वो बेबस है डेविल, खुदा ने तुम्हें इतनी ताकत दी है, इसे अच्छे काम पर लगाओ। शायद तुम लोगों की जानों को बचाने के लिए बने हों। अपने फ़र्ज से मुंह मत मोड़ो डेविल। अगर वो तुम्हारी बहन होती तो क्या फिर भी तुम ऐसा ही करती? डेविल की भूरी आंखों में खून की गज़बनाक चिंगारियां उमड़ी। दांत पर दांत जमाए वो अपना लहू होता चेहरा झुका गया। इसने गर्दन पर चिमटी इस चुड़ैल को अगले ही लम्हे झटके से बाजू से थामे खुद से दूर किया, जो लड़खड़ाती गर्दन समेत अपनी नशीली आंखों खोलती गुस्से से अबीर को देख रही थी। शायद नहीं, यकीनन इसे अबीर का खुद को यूं दूर झटकना बुरा लगा था। यू चूज़ें, तुमने एके को हर्ट किया है। पूरी तरह से घूमती वो अब इसके चेहरे के सामने अपना चेहरा लाने की कोशिश में सीट बेल्ट खोल चुकी थी। अबीर ने जब से अपनी सुर्ख होती शहद रंग आंखों को मींचा। मुझे मजबूर मत करो अनाया कि मैं कुछ बुरा करूं तुम्हारे साथ। बाएं हाथ से इसके कंधे को दबोचते वो इस एक ही जस्ट में सीट से लगाता इसकी घूरती भूरी आंखों का नोटिस लिए बिना ही वो सीट बेल्ट बांधता सीधा हुआ था। डोंट मूव, ओके? उंगली उठाकर 2 टोक लहजे में कहा, जिस पर वो बिना कुछ कहे इसे घूरती रह गई। फिजा में एक गहरी सांस खारिज करते इसने सर को नफी में झटका। आई नो दैट यू लाइक मी, किस मी विथ योर आईज क्लोज, किस मी विथ योर आईज क्लोज, किस मी विथ योर आईज क्लोज, अनाया स्टॉप इट। वो जो हाथ लहरा लहरा कर नशे से चूर लहजे में गुनगुना रही थी। अबीर चौंका, हैरत से इसकी तरफ देखते। वो जब टूटने पर धाड़ा था, मगर वो टीट बनी मुसलसिल गुनगुना रही थी। आई नो दैट यू लाइक मी, किस मी विथ योर आइज क्लोज। अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली बड़ी दिलबर राना अंदाज से इसके शेफ वाले गाल पर फेरते वो इसके कान के करीब झुकी। अब मध्यम बहकी आवाज़ में गुनगुनाते अबीर के जब्त को ललकार उठी थी। आंखें मजबूती से मींचते इसने झटके से गाड़ी रोकी और बाहर निकलते ही वो दूसरी तरफ गया। अनाया को बाजू से थामे एक ही जस में खींचते बाहर निकला, जिसकी भीगी नशीली निगाहें इसे मुश्किल में डाल रही थी। 25 साल ज़िंदगी में जब से इसने होश संभाला था, ये पहली बार था कि अनाया काज़मी की आंखों में इसे अपने लिए नफरत, बेजारगी नहीं, कुछ अलग ही दिखा था। वो सरापाए हुस्न थी। इसके हसीन चेहरे, कातिलाना नकों से निगाहें चुराना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन अमल था, और इस वक्त भी वो अपने हुस्न का जादू से मुकाबिल खड़े अबीर अलवी को बुरी तरह से घायल कर रही थी।
इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे जो तुम्हें मुंह लगाऊं। हद में रहो वरना बहुत पछताओगी। अपने चेहरे पर इसे झुकता देखकर वो इसकी मदहोश कैफियत से खिफ्त उठा था। इसे गर्दन से दबोचते इसका चेहरा ऊंचा करते गंभीर आवाज़ में कुर्राया। सर्द निगाहें इस हसीन के सर्द सर्द निगाहें इस हसीना के फड़फड़ाते लबों और इन बहकी मदहोश निगाहों पर टिकी थी। इससे पहले कि वो खुद पर से कंट्रोल खोता, इसने लम्हे की ताकीद किए बिना इस नाजुक सी जान को कमर से थाम कर और घसीटते हुए इसे पिछली सीट पर फेंका। हे व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, निकालो मुझे। चकराते सर से मुंह नाक चिढ़ाए वो गाड़ी में बैठते अबीर को देखते गुस्से से चिल्लाने लगी। साथ साथ अपनी हील से शीशे पर वार करना जारी रखा। अबीर बिना कोई तासुर दिखाए गाड़ी में बैठता अब सुकून से ड्राइविंग करने लगा। जब थोड़ी देर के बाद ही इसे अपने कंधे पर कुछ महसूस हुआ, इसने आंखें झुकाए देखा तो मोहतरमा का दूध या शफाफ पाँव जो हील्स की कैद से आज़ाद था, बड़ी दीदा दिलेरी से इसके कंधे का सफ़र कर रहा था, बल्कि मज़ा लूट रहा था। वो अबीर अलवी जिसके छूने पर लड़कियां खुद को खुशकिस्मत समझती थी, जिसका हाथ पकड़ना भी इनके लिए किसी ख्वाब के पूरा होना चाहने की मानंद थी, आज वही अबीर अलवी अपनी बीवी के टांग के लिए मेज़ बना हुआ था। इसका खूबरू चेहरा मिनटों में सुर्ख पड़ा। इसे आज काफ़ी अरसे बाद अपने सब्र पर हैरानगी हुई थी और इसे हमेशा से होती रही थी, क्योंकि इसके सब्र की इंतहा को हर बार यही लड़की बढ़ाती थी और वो हर बार अपने सब्र पर हैरत ज़दा रह जाता था, जैसा कि अब। और ये लड़की इसके लिए जान के अजाब से बढ़कर खुश नहीं थी। इसने मिरर से इसे देखा जो मुसलसल बड़बड़ा रही थी। हिजाब खोल दिया था, उलझे हुए भूरे बाल इसके कंधों पर बिखरे हुए थे। लबों पर लगी लिपस्टिक बुरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। वो इसके साथ साथ साड़ी का पल्लो इसके कंधे से आधा सरक चुका था। वो मुसलसल गाना गुनगुना रही थी। एक टांग अबीर के कंधे पर थी, वो फोल्ड किए सीट पर बैठी थी। अबीर की निगाहें इसके दूधिया गर्दन से होती इसके पाँव पर अटकी। दिल की हालत अजीब से होने लगी थी। इतने खुशगवार मौसम के बावजूद भी इसने एसी ऑन किया और अनाया के पाँव को कांधे से हटाना चाहा, मगर निगाहें इसके पाँव के नीचे बने इस सियाह निशान पर अटकी जो चांद में ग्रहण की मानिंद पूरी आब व ताप से जगमगा रहा था। वो निशान काफ़ी बड़ा हो चुका था, क्योंकि वो खुद भी तो बड़ी हो चुकी थी। इसने बिना इरादा इस निशान को अपनी उंगली के पोरों से छुआ। इसे बचपन से ही ये बहुत अच्छा लगता था। ये निशान गाड़ी की स्पीड नॉर्मल करते वो अब इस निशान को देखे जा रहा था। जब अनाया एकदम से गुदगुदी महसूस करते पाँव खींच गई, अभी जैसे झट से होश की दुनिया में लौटा। अपनी हरकत पर खुद को कोसते इसने जबड़े भींचे, गाड़ी की रफ्तार दोबारा से बढ़ा दी। निकलो बाहर। होटल रूम के सामने गाड़ी रोकते इसने बुलंद आवाज़ में बेजारी से कहकर घड़ी पर वक्त देखा। इसका दिमाग कुछ और ही प्लान बना चुका था। जब भी वो बिना देर के अपने कमरे तक जाना चाहता था। मुझे तुम चार चार दिख रहे हो, कौन सा वाले के पास आऊँ? गाड़ी से निकलते वो चकराते सर के साथ उंगली से इशारा करते हैरत से बोली। साड़ी का पल्लो सरक चुका था और इसकी हालत अबीर को तैश में मुब्तला कर गई थी। होटल में यकीनन काफ़ी लोग थे। दो उंगलियों से माथा मसलते इसने अपना कोट उतारते इसे पहनाया, जो मुस्कुराती निगाहों से इसे देख रही थी। बिजली के खंभे जितने लंबे हो तुम। अबीर का कोट इसके घुटनों से भी नीचे तक आ रहा था। वो खुद को इसके कोट में देखती नशे के बावजूद भी टॉन्ट कर गई थी। नशे में भी तुम्हें टॉन्ट करना याद है? डोंट वरी डार्लिंग, सुबह तक टॉन्ट का टी तक ना भूल गया तो मेरा नाम भी अबीर अलवी नहीं। सपाट चेहरे से इसे देखते इसने किसी खिलौने की तरह इसे गोद में भरा था। तुम आराम आराम से चलो, देखो सब कुछ हिल रहा है। घूमते सर से फर्श को घूरती वो इसे तायद करते गर्दन पर दबाव बढ़ा गई। फिलहाल तो मेरा सर घूम रहा है। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते वो अपने कदम उठाता होटल की अंदरूनी जानिब बढ़ा। अपनी तरफ उठती बहुत सी उलझी और सवालिया निगाहों को नज़रअंदाज किए वो आगे बढ़ा था। वहीं इसकी बाहों में मौजूद अनाया मुसलसल बड़बड़ा रही थी। तुम इतने भी बुरे नहीं हो लंबू जितने मुझे लगते हैं। इसकी गर्दन के गिर्द दोनों हाथ बांधे वो अब नए सिरे से इस पर जांचती निगाहें डाले अपना नया तजुर्बा पेश करने लगी थी।
अबीर जानता था ये नशे की बदौलत की जाने वाली मेहरबानी थी, वरना कोई बैद ना था कि वो होश में खुद को इसकी गोद में देखकर इसकी जान लेने पर उतावली हो जाती। यहाँ बैठो, मैं आता हूँ अभी। रूम में दाखिल होते ही इसने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया था। इसे बेड पर बिठा वो संजीदगी से गोया हुआ तो झूलते सर को अस्पात में हिलाती वो कमरे को घूरने लगी। अबीर सर सांस फिजा के सुपुर्द के वॉशरूम की सिमत पड़ा। 5 मिनट तक शावर लेता वो खुद को काफ़ी पुरस्कून महसूस करता। अब बाहर निकला। अनाया, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे। कमरे में दाखिल होते ही इसकी निगाहें सोफे के पास नीचे बैठी टांगे सोफे पर चढ़ाए औंधे मुंह लेट कर सिगरेट पीती अनाया पर पड़ी। इसका सांस सही मायनों में अटका। इसने सिगरेट की तलाश में निगाहें घुमाई जो इसने तकिए के नीचे रखे थे। पूरे बेड पर सिगरेट के लातादार टुकड़े बिखरे हुए थे और अब मोहतरमा उल्टी लेट कर सिगरेट पीने में मशगूल थी। छोड़ो इसे, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं। वो गुस्से से झुका इसे छीनने लगा, मगर वो सुर्ख निगाहों से इसे घुरती सिगरेट दूर कर गई। अबीर ने बमुश्किल गुस्सा जब्त करते अब की बार नरमी से कहते इसके गाल को सहलाया। अनाया अपनी भीगी निगाहों से इसके चौड़े शानों और माथे से चिपकते शहद रंग बालों को देख इसकी आंखों में देखने लगी। तो ये तुम्हारा काम की चीज़ है? इसने सिगरेट को देखते बंद होती निगाहों से मुस्कुरा कर पूछा। नहीं, ये किसी के काम की नहीं। इसका ध्यान भटकाने को वो बेहद करीब झुका इसके माथे से बाल संवारते मखमूद लहजे में बोला। अनाया की गिरफ्त खुद ब खुद ढीली पड़ी थी। अबीर जैसे ही सिगरेट छीनने लगा वो झटके से सीधी हुई उठ गई। अबीर ने दांत पे से इसे खूनख्वार निगाहों से घूरा जो सिगरेट लबों में दबाए गहरा कश भर रही थी। एकदम अचानक से धुआं गले से हलक में उतरते ही वो बुरी तरह से खांसने लगी। सीने में अलग जलन हुई थी। अबीर सर निगाहों से इससे घूरता तेज़ी से आगे बढ़ा था और सिगरेट गुस्से से इसके हाथ से चिपटा। किसने कहा था ये फजूल हरकत करने को? पाँव तले सिगरेट मसलता वो गुस्से से गरजा। सुर्ख चेहरे से इसे घूरता वो पूले तनफ्फुस से मुठ्ठियाँ भींच गया। अब नम हुई भूरी सुर्ख निगाहों से इसे देखती वो सर इसके सीने में दिए खांसने लगी। अभी जो कुछ सख्त कहने वाला था इसकी हरकत पर अल्फाज जैसे मुंह में ही दब गए थे। सर ऊंचा किए इसने गहरी सांस भरी और अनाया की पुष्ट को रब किया जो बुरी तरह से खांस रही थी। जब बर्दाश्त नहीं थी तो क्यों पिया? वो दांत पीसते धीमे लहजे में ही सही मगर डांट ज़रूर चुका था। अनाया काज़मी वो लड़की जिसे इसका कोई एहसास कोई रिश्ता नहीं था। वो लड़की आज इसकी बाहों में थी और अभी लड़ने की बजाय इसकी केयर करने पर मजबूर था, या फिर वो अनजाने में ही सही मगर फिक्र कर रहा था। इसके एहसासात अजीब हुए पड़े थे। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो क्या चाहता है, मगर इस वक्त अनाया नशे में थी और वो कुछ भी करता या कहता इसे ना तो असर होना था और ना ही कुछ समझ आना था। जब भी वो इसे नरमी से डील कर रहा था। लंबू, मुझे भूख लगी थी और तुम तो भाग गए थे ना, तो मुझे ये बेड पर यही मिली तो तुमने सोचा है कि इसको पीने से तुम्हारी भूख मिट जाएगी। वो इसकी बात टोकते बोला था। तुम नहीं जानती मिस, तुम एक डायन हो, चुड़ैल समझती हो ना वो कौन होती हैं। वो अब नरमी से इसके बाल सहलाते इसे बता रहा था कि वो असल में क्या शय है। तुम वो डायन हो जो लोगों का खून चूसती है और इससे अपनी भूख मिटाती है। वो बड़े राजदारा अंदाज में इसे बता रहा था और अनाया की भूरी आंखों हद दर्जे फैल गई थी। वो इसे सीने से सर निकाले इसे देखने लगी। क्या सच में? अनाया ने खौफ से सहमी हुई आवाज़ में पूछा और इसकी कमर के गिर्द अपने हाथ मजबूती से बांधे। सच में, और तुम्हें सबसे ज़्यादा मेरा खून पसंद है, इसीलिए तुम मेरे सर पर मुसल्लित होती रहती हो। अबीर को पूरी गर्दन झुकाए इसे देखना पड़ रहा था जो अभी तक इसके कोट में मलबूस इसके सीने से लगी छोटी सी बच्ची दिख रही थी। वो दांत पीसते इसे हकीकत से आगाह कर रहा था, इस हकीकत से जिससे सिर्फ और सिर्फ अबीर अलवी वाकिफ था। इसीलिए मैं डायन हूँ। वो आंखें घुमाए पुरसोर से अंदाज में बड़बड़ाई थी। इसे बेड की तरफ ले जाते इसने मखसूस हामी भरते इसे बिठाया और बिस्तर को साफ करने लगा। 5 मिनट हुए थे इस लड़की को इसके रूम में आए और इसके रूम का हशर बुरी तरह से बिगड़ चुका था। अगर वो जिंदगी भर के लिए आ जाती तो? कभी भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। झुर्झिलेता वो खुद को हौसला देने लगा।
ड्राइकुला, मुझे भूख लगी है, खून पी कर भी भूख लगी गई मुझे तो। वो गर्दन मोड़े एक टांग बिस्तर पर चढ़ाए आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए बोली। अबीर के हाथ एक पल को थमे। इसने हैरत से इसे सवालिया निगाहों से देखा, जिसकी आंखों में तैरते आंसू गजबनाक नज़ारा बांधे हुए थे। निगाहें चुराए इसे इस बात में सर हिलाया और रिसेप्शन पर कॉल की। खाना आ रहा है, तुम उठो, तब तक चेंज कर लो। वो वार्डरोब से अपनी पैंट शर्ट निकालते इसकी तरफ बढ़ा। क्या अनाया ने इसके कपड़ों को घूरा तो अबीर ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। क्या हुआ? वो उलझा। ये तो इतने लंबे हैं, सूजे हुए गालों से कहा तो अबीर ने सर्द सांस फिजा के सुपुर्द की। इसके गालों में उभरते गड़ों को नज़रअंदाज किया। इस वक्त यही है, गुजारा करो। इसे बाजू से थामे वो हाथ में कपड़े थमाए दो टोक अंदाज में बोला, तुम इतनी भी शहजादी नहीं मिस टिड्डी के अबीर अलवी तुम्हारे लिए नया ड्रेस मंगवाए। इसे वॉशरूम तक छोड़ता वो दांत पीसते मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। शुक्रिया, आप एक काम करें, नीचे मेरी गाड़ी पार्क है, इसमें मैडम का सेल फोन रह गया है, आप ज़रा ले आएँ। पास्ते की ट्रे थामे इसने चाबी वेटर को देते आगाह किया, जो सर को हाँ में हिलाते चाबी थाम गया। अबीर ने दरवाज़ा लॉक किया। ट्रे को मेज़ पर रखते वो सोफे पर लेटते के ऐसे अंदाज में बैठा। ड्राइकुला, तुम फिर से 4 हो गए हो, किस वाले के पास जाऊं? वॉशरूम के दरवाजे को थामे खड़ी वो घूमते सर के साथ आंखें फैलाए बोली तो अबीर ने देखते दुखते सर को उंगली से दबाया। भाड़ में चली जाओ। आंखें मूंदे वो बेजारगी से बड़बड़ाया था, देखो भाड़ कहाँ पर है मुझे नहीं मालूम, प्लीज़ सेव मी। इसके मासूमियत से कहने पर अबीर का दिल पसीजा। आंखों से हाथ हटाता वो सीधा हुआ तो आंखें हद दर्जे फैली, क्योंकि अनाया दरवाजे के पास दुबकी बैठी थी। इसके चेहरे पर खौफ देखकर अबीर तेज़ी से भागते इसके करीब गया। हे डोंट वरी, मैं हूँ यहाँ। एक घुटना फर्श पर टिकाए इसने अनाया के आंसुओं को साफ करते नरमी से कहा तो वो रोती हुई इसे देखती इसके सीने से लग गई। अबीर चाहते हुए भी इसे दूर न कर पाया। नरमी से इसकी पुश्त को रब करते इसे खड़ा किया। तुम्हें भूख लगी है, आओ खाना खाएं। इसे कमर से थामे खुद से लगाते वो नरमी से कहता सोफे की तरफ पड़ा। पास्ता। इसकी पुरजोश आवाज़ पर अबीर की शहद रंग आंखों में सुर्खी तैरने लगी। एक भरपूर निगाह अपने कपड़ों में छुपी इस हसीन लड़की पर डाले वो निगाहें चुरा गया। ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। वो जो हाथ सीने पर बांधे इसे गहरी निगाहों से देख रहा था इसकी बात पर चौंका। मगर तुम्हें तो पास्ता पसंद है। अपने बालों को पीछे करते वो एकदम से बोला। शायद इसे याद था। हाँ, मगर सिर्फ तुम्हारे हाथों का। तुम टेस्टी बनाते थे। अब नहीं खाती मैं। बंद होती नशीली निगाहों से देखती वो मुस्कुरा कर बोली तो अबीर ठटका। हैरत से इसके चेहरे को देखने लगा, जो पास्ता खा कम घूर ज़्यादा रही थी। इसे अंदाज़ा नहीं था कि अनाया काज़मी को सच में इसके हाथ का पास्ता पसंद था। तुम बनाओगे मेरे लिए? प्लेट मेज़ पर रखती वो आज से पूछने लगी। अबीर एकदम से आगे झुका। इसके शर्ट के खुले बटन को बंद करते इसके हसीन चेहरे को करीब से देखते इसने पेशानी पर अपना पहला लम्स छोड़ा। जज्बात ही एकदम से हावी हुए थे। अपनी मलकियत का एहसास इसके रोम रोम में तैरने लगा। अनाया की गुर्बत इसे मदहोश करने लगी थी, मगर वो अबीर अलवी था, अपने जज्बात अपने एहसासात पर काबू रखने वाला। जब ही एकदम से पीछे हुआ, अनाया मुस्कुराती निगाहों से इसे देख रही थी। अबीर जानता था नशे में होने के सबब इसे अबीर अलवी का लम्स बुरा नहीं लगा था। अनाया बहकी निगाहों से इसे देखती इसकी तरफ बढ़ी। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक होने पर अबीर तेज़ी से सोफे से उठा। अपनी बेहमगम होती धड़कनों को संभालते वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। खुली फ़िज़ा बेहद ज़रूरी है इनके लिए। कोशिश करें कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लेंगे। स्ट्रेस इनके लिए जानलेवा हो सकता है। कोशिश करें ये कोई भी परेशानी की बात मत कीजिए इनके सामने। अगर मुमकिन हो सके तो एक बार इन्हें हॉस्पिटल भी ले आएँ। प्रॉपर चेकअप बेहद इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। मगर डॉक्टर, हुआ क्या है इसे? मतलब कि ये सिर्फ रूम में बंद हुई थी और जैसे ही मुझे इल्म हुआ मैंने फ़ौरन निकाल भी लिया इसे। अलीहान जानता था डॉक्टर के सामने अनायत की फ़िक्र ज़ाहिर करना कितना ज़रूरी था। जब भी वो चेहरे पर परेशानी समय फ़िक्रमंदी से बोला। डॉक्टर, जो बगौर इसे देख रही थी, गहरी सांस भरते इसे देखा।
آپ غلط کہہ رہے ہیں مسٹر شاہ، یہ ایسی ہی بند نہیں ہوئی بلکہ انہیں بند کیا گیا تھا، اور ان کا مکمل جائزہ لینے کے بعد میں یہی کہوں گی کہ انہیں اس روم میں بند کیا گیا تھا، وہ خود بند نہیں ہوئی تھی۔ مطلب کیا کہنا چاہتی ہیں آپ ڈاکٹر؟ ماتھے پر بل ڈالے وہ سنجیدگی سے ایک نگاہ بستر پر موجود لڑکی پر ڈالتے پوچھنے لگا۔ ان کی باڈی ریاکشن اور ان کی آئیز ریاکشن سے یہ بات کنفرم ہے کہ اس کمرے میں کوئی زہریلی گیس یا پوائزن تھا۔ عموماً تو سائنائڈ پوائزن ہی ہے جو رنگوں میں تیزی سے اپنا اثر چھوڑتا ہے، اور یہ یقیناً پہلے بھی ایسا کچھ ہوا ہے، ان کے ساتھ ایسا بھی نہیں۔ ان کی کنڈیشن کہیں رہی ہے، اگر 2 منٹ مزید وہ اسی روم میں رہتی تو شاید اس وقت تک وہ زندہ نہ ہوتی۔ کندھے اچکائے ڈاکٹر نے ایک نگاہ عنایت پر ڈالتے کہا تو علیحان کی نیلی نگاہوں میں حیرت کا جہاں امڑ آیا۔ خیال رکھے گا ان کا، اب میں چلتی ہوں۔ ڈاکٹر اس کے چہرے پر پھیلی حیرت دیکھ کر بمشکل سے بول آئی تھی۔ علیحان بنا کچھ کہے دروازے سے ایک جانب ہوا۔ ڈاکٹر کے کہے الفاظ اس کے کانوں اور اس کے دل و دماغ میں بری طرح سے گونج رہے تھے۔ انابی لبوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے وہ بے تاثر نگاہوں سے بستر پر دو زانو عنایت کاظمی کو دیکھ اب اس کی جانب بڑھا۔ بیڈ کے نزدیک پہنچتے وہ کافی دیر تک اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ میرے سوا اور کون ہے عنایت کاظمی جسے تم نے ہرٹ کیا ہے، جس کا بدلہ وہ میری ہی طرح تمہیں مار کر لینا چاہتا ہے؟ تکیے کے قریب دائیں بائیں اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں ٹکائے وہ دبی دبی آواز میں غرایا۔ اس کا چہرہ اس قدر نزدیک تھا کہ وہ اس کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی دہکتی گرم سانسیں عنایت کے چہرے پر پھیلی نیلاہٹ میں سرخی کی رمق بھرنے لگی۔ چاہے جو بھی ہو جائے تم صرف میرا شکار ہو، تمہارے اور میرے درمیان آنے والا ہر شخص جان سے جائے گا۔ لوٹ لو جتنی نیندیں لوٹنی ہے، بہت جلد تمہارے نیندیں، تمہارے چین سکون حرام ہونے والا ہے لٹل اینجل۔ شعلے بلتی نیلی نگاہوں سے اس معصوم لڑکی کو دیکھ وہ دانت پیستے گراتے ہوئے لہجے میں کہتا تمسخر اڑاتا ہنسا۔ ڈونٹ وری ڈارلنگ، بہت جلد تمہارا برا وقت شروع ہونے والا ہے، اور میں پورا خیال رکھوں گا کہ تمہاری آنکھوں میں سے آنسو خشک نہ ہونے پائے۔ سرد نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھتا وہ ایک ایک لفظ پر دباؤ دیتے پوری یقین لہجے میں بولا۔ اس کے لہجے کی جنونیت آنکھوں سے ابلتے شعلے ایک ان کہیں داستاں عیاں کر رہے تھے، ایک ایسی نفرت بھری داستاں جس کی لپیٹ میں وہ خود بھی آنے والا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میری بیٹی آپ کے پاس تھی، میں اسے یہاں چھوڑ کر گئی تھی، کہاں ہے وہ؟ اینا کی آمد پر فینڈا جو عنایت کو ہی ڈھونڈ رہی تھی، مگر اس کے نہ ملنے پر اس نے اینا کو عنایت کی گمشدگی کا بتایا، جس وہ حیرت سے اسی سے سوال کرنے لگی جس کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ میم، یقین جانیں میں انہیں اسی روم میں چھوڑ کر گئی تھی چینج کرنے کے لیے، مگر میرے واپس آنے پر وہ یہاں نہیں تھی۔ فینڈا کے چہرے پر خوف کے تاثرات کافی واضح تھے۔ وہ جانتی تھی اینا کاظمی کی بیٹی کا اس کے سیلون سے غائب ہونا اسے بہت بڑے خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ مجھے اس روم میں لے چلیں جہاں آپ میری بچی کو لے کر گئی تھی۔ اپنے آپ پر ضبط کرتے وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ وہ کمزور نہیں پڑ سکتی تھی، کسی بھی صورت میں اسے عنایت کو ڈھونڈنا ہی تھا۔ فینڈا اسے اس روم میں لے کر گئی تھی جو اب بھی نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک جانب وہ شرٹ موجود تھی جو عنایت نے پہنی ہوئی تھی۔ عنایت میری جان، کہاں ہوں آپ؟ دیکھو میں بہت پریشان ہوں، آپ پلیز آ جاؤ میرے پاس۔ بھیگے لہجے میں تڑپتے دل سے وہ کمرے کے چاروں اطراف دیکھتی، تڑپتے لہجے میں گویا ہوئی۔ عنایت فینڈا مجرموں کی طرح ایک جانب کھڑی انگلیاں مسلسل مل رہی تھی اور عنایت اسے سارے کمرے میں ڈھونڈ رہی تھی، مگر عنایت وہاں ہوتی تو اسے ملتی۔ عنایت نے لب بھیجے ویام کا نمبر نکالتے اسے کال کی۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ دروازے کی جانب سے آتی آواز پر امن اور اذلان جو لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے ایک دم سے چونکتے۔ دونوں نے ہی گردن موڑے پیچھے کی جانب دیکھا جہاں تبریز شرازی ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے مسکراتا ہوا کھڑا تھا۔ تبریز شوق سے آنکھیں پھیلائے امن ایک دم سے اٹھا تھا تو تبریز بھی اب لگیج وہیں چھوڑتے ان کی جانب بڑھا۔ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟
آنکھیں مسلتے اذلان نے حیرت سے اپنی طرف بڑھتے اس خوبرو مرد کو دیکھتے ٹونٹ کیا تو تبریز ہنسا۔ ارے یار اب ایسا بھی کچھ نہیں، دیکھیں آ ہی گیا، میں آپ سب سے ملنے اذلان سے گلے ملتے تبریز نے اشارتاً کہا تھا تو وہ سر اسبات میں ہلا گیا۔ امن اور اذلان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ اتنے سالوں کے بعد تبریز کا آنا انہیں واقعی میں بہت اچھا لگا تھا۔ آنے سے پہلے فون تو کر دیتے تم تاکہ ہم خود تمہیں لینے چلے آتے ایئرپورٹ۔ نشست سنبھالتے اذلان نے کہا انکل میں آپ دونوں کو بلکہ سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اگر بتا کر آتا تو یقیناً سرپرائز ختم ہو جاتا، جبھی بتایا نہیں۔ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا تو امن اور اذلان مسکرائے۔ تبھی حیا اور علایا جو وہیں آ رہے تھے تبریز کو دیکھ کر چونکی۔ یہ تبریز ہی ہے نا؟ پکوڑوں کی ٹرے تھامے حیا نے آنکھیں چھوٹی کی علایا سے پوچھا، جس نے کندھے اچکائے اور دونوں چلتی ہوئی اسی سمت آئی۔ ارے یہ تو سچ میں اپنا چلغوزہ ہے، علایا تبریز کو دیکھتے ہی چہکتے ہوئے بولی تو تبریز کے مسکراتے لب سمٹے، آنکھوں میں حیرت امٹی۔ وہی حیا، امن اور اذلان علایا کے یوں اسے چھیڑنے پر کہکہا لگاتے ہنسنے لگے۔ دس از ریئلی ناٹ فیئر کمانڈو، اب میں وہ بچہ نہیں رہا، اب میں بڑا ہو چکا ہوں، ان فیکٹ باپ بننے والا ہوں، اب آپ مجھے اس نام سے چھیڑ نہیں سکتی۔ حیا سے ملتے وہ علایا کے سامنے رکتا ہاتھ سینے پر باندھے گویا ہوا، چاہے جتنے مرضی بڑے ہو جاؤ میرے لیے تم وہی چھوٹے سے سرخ چلغوزے ہی رہو گے جسے چلغوزے بہت پسند ہیں۔ کندھے اچکائے کہتی وہ مسکراتی ہوئی اس کے گلے لگی۔ کتنا خوش کن احساس تھا اس کا، کوئی اپنا اتنا برس بعد اس سے ملنے آیا تھا۔ ٹھیک ہے نا آپ؟ تبریز اس کے چہرے کو جانچتے ہوئے پوچھنے لگا۔ علایا نم نگاہوں سے مسکراتے سر کو ہاں میں ہلا گئی۔ مجھے کچھ ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ اترا کر بولی تو سبھی ہنسنے۔ یس آفٹر آل یو آر مائی کمانڈو، آنکھ ونک کیے وہ مسکرا کر بولا تو علایا ہنس دی۔ میرب اور ماہا نہیں آئی اور انزک بھائی عائش ان سب نے کب آنا ہے، کچھ معلوم ہے تمہیں؟ وہ سب اب کرسیوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود خوش گپیوں میں مگن تھے۔ ماہا کا لاسٹ منتھ ہے تو اس وجہ سے موم اور وہ نہیں آئی، باقی انزک ماموں کا تو علم نہیں، مگر آپ کے بھتیجے کا کہنا ہے کہ امایا کی شادی پر ایک ہی بار جاؤں گا اور پورا 1 سال پھپھو کے پاس رہ کر پھر لوٹوں گا۔ عائش کے پیغام پر سبھی ہنسے۔ وہ ایسا ہی تھی، کبھی بھی کہیں بھی پہنچ جانا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ سال کے 6 مہینے تو وہ علایا کے پاس پایا جاتا تھا اور باقی کے 6 مہینے اینا کے پاس، اور اس کے مطابق اسے جب پیسوں کی ضرورت محسوس ہوتی تھی تو ہی وہ اپنے سڑیل باپ کے سامنے جاتا تھا، ورنہ تو ان دونوں میں 100 کا آنکڑا چل رہا تھا۔ کہنے دو، وہ ایسے ہی کہتا ہے، کوئی علم نہیں، رات کو سوئے تو صبح جن کی طرح ہمارے ہی گھر سے نکل آئے، اس سے مجھے کوئی شکایت نہیں۔ ویسے ایک بات ہے جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی تھی، اور اذلان بھی۔ علایا کی کھنکتی ہوئی آواز پر وہ سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بتا دیجیے بھابھی جان، ایسا بھی کیا ہے جو آپ بتانا چاہتی ہیں؟ امن اس کے سسپنس پر مشکوک نگاہوں سے دونوں میاں بیوی کو گھورتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ سرپرائز یہ ہے کہ اگلے ہفتے عائش اور امایا کی منگنی کی چھوٹی سی رسم ہونے والی ہے اور جلدی ہی شادی۔ علایا کی چہکتی آواز پر امن، حیا اور تبریز تھوڑا شاکڈ ہوئے۔ کمینے نے بتایا نہیں مجھے؟ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ چائے کی چسکی لیتا مسکراتے ہوئے بڑبڑایا۔ مبارک ہو بھائی، بہت بہت مبارک بھائی، اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے خیال سے ہمیں بچوں کو سرپرائز دینا چاہیے، اور ایانا اور میرب لوگوں کو بھی۔ امن پرجوش سے انداز میں کہتا موبائل فون نکالنے لگا۔ انکل آپ رہنے دیں، میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک گروپ بنا دیتا ہوں، آپ بڑوں کا اور ایک ہم چھوٹوں کا۔ آپ اپنی جنریشن کو سرپرائز دیں اور میں اپنی کو۔ تبریز کی آنکھوں میں شرارت لبریز تھی، مگر اس کا کہنا بھی درست تھا، اسی بہانے سے وہ سب ایک ساتھ بات کر سکتے تھے۔ یہ ٹھیک رہے گا تبریز، تم گروپ بنا کر سب کو ایڈ کر دینا، حرمین اور عالیحان کو بھی کرنا، اس خوشی کے موقع پر ہم کسی کو پیچھے نہیں چھوڑنے والے۔ امن نے پرسور سے انداز میں سوچتے ہوئے کہا تو وہ سب چونکتے، مگر سب جانتے تھے کسی نہ کسی کو
تو پہل کرنی ہی تھی، اور اب تو موقع بھی تھا، تو پھر کیوں نہ بگڑے رشتوں کو سنوارا جاتا۔ کیا ہوا حوری کو؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ علیحان کے پیچھے ہی ہرمین بھی حورین کے کمرے میں آئی تھی۔ جب سے علیان حورین کو لے کر گیا تھا وہ پریشانی سے گھوم رہی تھی، اور اب ان کی آمد پر حورین کو یوں سوتا دیکھ کر وہ متفکر ہوئی، گھبراہٹ سے علیان سے پوچھنے لگی۔ کمفرٹر اڑاتے علیان نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر لائٹس آف کرتے وہ ہرمین کو لے کر کمرے سے باہر نکل آئے۔ کچھ نہیں، آپ کی بیٹی کو ٹھیک ہے، وہ بس ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا ہے، نیند پوری ہوتے ہی وہ اٹھ جائے گی۔ اسے کاندھوں سے تھامے وہ محبت سے اسے سمجھانے لگا، جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سیاہ جھیل سی آنکھوں میں خوف تیر رہا تھا، جسے بھانپتے ہی علیحان شاہ تلملا اٹھا تھا۔ یقین نہیں مجھ پر؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیتے نرمی سے پوچھا۔ آپ ہی پر تو یقین ہے علیان، مگر قسمت پر نہیں۔ میں علی کو نہیں بچا سکی، اب حوری کو کچھ ہو گیا تو ہم کیسے جئیں گے؟ بھیگے نین کٹوروں سمیت وہ اسے دیکھتی اب رونے لگی تھی۔ علیحان کے ذکر پر علیان شاہ جبڑے بھیج گیا۔ کتنی بار کہوں کہ اس نامراد کو یاد کر کے خود کو تکلیف مت دیا کرے؟ مجھے یقین ہے میرا بیٹا قاتل نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں کیا اس نے۔ وہ اس کے سینے سے لگی پر پورے اعتماد لہجے میں بولی تھی۔ وہ ماں تھی، کیسے مان لیتی کہ اس کا بیٹا غلط تھا؟ مگر یہ تو مانتی ہے نہ کہ وہ ایک برا لڑکا تھا جو شراب، ڈرگز اور جانے کون سا نشہ کرتا رہا۔ اس کے انہی گناہوں کے سبب ہم کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے۔ علیحان اسے خود کو بھیجتے سرخ نگاہوں سے گویا ہوا تھا۔ وہ بھی باپ تھا، 11 سالوں سے اس درد، اس تکلیف میں ڈوبا، جانے کیا کچھ برداشت کر چکا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے علیان، علی ایک بار واپس آ جائے، ہم اسے پھر نہیں جانے دیں گے۔ دنیا جو کچھ مرضی کہے، مگر میرا دل جانتا ہے میرا بچہ برا نہیں تھا، اور وہ آ گیا تو ہم چاروں کہیں دور چلے جائیں گے۔ اس کی آواز میں کرب تھا، ممتا کی ماری وہ آج بھی اپنے بیٹے کے لوٹنے کی آس میں بیٹھی تھی۔ تمہارا بھائی جان سے مار دے مجھے، اگر جو تمہیں لے کر گیا اس سے دور۔ علیحان اس کے آنسو صاف کرتے جان بوجھ کر اسے چھیڑنے لگا۔ زیادہ مت بنے، جتنا آپ کو ڈر ہے بھائی ہے، میں جانتی ہوں اچھے سے۔ پہلے بھی تو لے کر گئے تھے، تب نہیں ڈرے؟ وہ دوپٹے کے کونے سے آنکھیں صاف کرتی بولی۔ تب میں جوان تھا، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ نیلی آنکھوں میں شرارت سموئے وہ معصومیت سے گویا ہوا۔ باتیں بنا لو ان سے بس، کھانا تیار ہے، فریش ہو کر آ جائیں نیچے۔ اس کے حساس سے نکلتی وہ مصنوعی خفگی سے کہتی نیچے اترنے لگی، جبکہ علیان اس کی پشت کو دیکھتا گہری سانس فضا کے سپرد کیے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ بھاری ہوتے سر کے ساتھ اپنی بوجھل ہوتی آنکھوں کو مضبوطی سے میچے اس نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے کرسی پر براجمان وہ ایک ہاتھ تھوڑی پر ٹکائے پچھلے آدھے گھنٹے سے بے تاثر نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ عنایت کے وجود میں ہوتی جنبش محسوس کرتے اس نے گردن کو دائیں بائیں خم دیا، دونوں ٹانگیں مضبوطی سے فرش پر جمائے وہ گہری نگاہوں سے اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ ڈیڈا، مما خود کو ابھی تک اسی کمرے کے گھٹن زدہ ماحول میں محسوس کرتے اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہونے لگا۔ اتھل پتھل ہوئی سانسوں سمیت وہ یک لخت چیختے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ لمبے لمبے سانس بھرتے وہ وحشت ناک سیاہ نگاہوں کو حد درجہ پھیلائے عبرت ہوئی حالت میں، ابتر ہوئی حالت میں بیڈ پر بیٹھی علیحان کے فشار خون کو بڑھا گئی۔ کون ہو تم؟ کمرے میں نیم تاریکی کے سبب وہ ریلیکسنگ چیئر پر جھولتے وجود کو پہچان نہ سکی۔ عنایت کا کپکپاتا وجود، آنکھوں میں خوف کی ڈوریاں، اس کے سامنے بیٹھے علیحان شاہ کی آنکھوں میں حرارت بڑھ گیا۔ گولڈن شیو کو انگوٹھے سے مسلتے اس نے اپنے گھنے لمبے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ اینی تم ہو؟ عبیر کیا تم ہے؟ پلیز بولو۔ اس بھاری وجود کو محسوس کرتے وہ تھوک نگلتے بڑبڑائی تھی۔ ہاتھ بیڈ کے دونوں اطراف پھیرتے وہ اپنے دوپٹے کو ٹٹولنے لگی، مگر اسے یاد تھا وہ دوپٹے کے بغیر کہیں گئی تھی اس روم میں۔ عنایت نے تیزی سے اپنے وجود کو ٹٹولا تھا، وہ ابھی تک اسی شرٹ میں تھی۔ سیاہ جھیل سی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کا کوئی اپنا نہیں تھا، وہ کسی دوسرے شخص کے پاس تھی، یا یوں کہا جائے قید تھی۔ اچانک اس کے ہونٹ پھڑپڑائے تھے، سانس حلق میں ایسا اٹکا کہ وہ
सांस लेना ही भूल गई थी। वो सामने कुर्सी पर बैठे वजूद को देख सुन सी पड़ गई थी, क्योंकि वो इस अंधेरे के बावजूद भी इसे देख पा रही थी, जो अपने बाल इकट्ठे किए अब अपने महसूस अंदाज में पोनी में बांध रहा था। इस मंजर को देखते ही इसकी आंखों के सामने बैक व कई ऐसे मनाजिर लहराए जब अलीहान शाह ऐसे ही अपने बालों को बांधता करता था। वो लम्हों में इसे पहचान गई और अब खौफ के सबब इसकी रगें रंगत जद पड़ चुकी थी, जैसा मसलसल कपकपा रहा था। नहीं, वो इसके लबों की जंपेश बमुश्किल से आवाज़ में बदल पाई थी, मगर कुर्सी पर झूलता वो शख्स अपना खौफ इसकी धड़कनों की आवाज़ में ही महसूस कर चुका था। जब ही इसके लबों पर एक मकरूर मुस्कान उभरी थी, पोड़ने की बजाय दोबारा से सर कुर्सी की पुष्ट पर टिकाए झूलने लगा, ऐसे जैसे वो सो रहा हो। अनायत की सियाह आंखों से बहते आंसू इसके चेहरे पर निशान छोड़ रहे थे। वो समझ गई थी, वो सच में था, वो वापस लौट आया था। इसका वहम या ख्वाब नहीं था। वो काफ़ी देर तक कुर्सी पर झूलता महसूस करते वो इसे सोता तसव्वुर किए दबे ख़त्मों से बिस्तर से उतरे, आंसू अपनी हथेलियों से रगड़ते वो ये के कदम फूंक फूंक कर उठा रही थी। अलीहान शी की उठ जाने का खौफ इसके रोम रोम में से आया हो रहा था। वो मर कर भी इसका सामना नहीं करना चाहती थी। जब ही खुद को 6 साल बाद इसकी क़ैद में महसूस करते ही भागने को पड़ तोड़ने लगी। चंद कदमों के फासले पर दरवाज़ा था। एक गहरी सांस फिजा के सुपुर्द करते हुए एकदम से भागी, मगर एक झटके से कोई चट्टान की तरह इसके आगे आया। इसे झटके से किसी कांच की तरह थामे इसी दरवाजे से पिन किया। खामोश फिजा में अनायत काज़मी की दिल दोख चीख गूंज उठी थी। आलिहान ने मुस्कुराती निगाहों से मुँह दे इस चीख के सरूर को खुद में उतारा था। जानती हो कितना सरूर है इन चीखों में। तुम्हारे सिसकियाँ मेरे खून को सैरों बढ़ा देती हैं और तुम बिना मुलाकात के यूं ही भाग रही हो। इसके कान के करीब चेहरा ले जाते वो नफ़रत आमेज़ लहजे में गुर्राया था। अलीहान शाह वो वाहिद मर्द था जिसके लहजे की नफ़रत अनायत काज़मी लम्हों में भांप जाती थी, क्योंकि वो जानती थी इसके नफ़रत की इंतहा अनायत काज़मी पर ख़त्म होती थी। जाने दो मुझे। तंग पड़ते हिसार में इसकी सांसें भी तंग पड़ने लगी थी। वो जानती थी सामने खड़ा बेहिस इंसान इसके खौफ को जिएगा। इसे सहमा हुआ देखना इसकी आदत नहीं, इसकी फितरत बन चुकी थी। जाने दूंगा, तुम में इतना भी कुछ ख़ास नहीं जो ज़िंदगी भर के लिए झेलूं। ज़बान संभाल कर बात करो, मैं बड़ी हूँ तुमसे। इसके बेबाक जुमले ने इसे सर तपाँव सुलगा दिया था। इस जालिम सफाक शख्स की दहकती सांसें इसके वजूद को झुलसा रही थी। वो जब से मुठियाँ पींचते रुख मोड़ के खड़ी थी। बड़ी बड़ी तो तुम वाक़ई हो, मगर मेरे लिए तो तुम हमेशा से छोटी ही रही हो। अनायत के चेहरे के करीब झुकता वो लाइटर जलाए इसके चेहरे पर रकम खौफ का जायज़ा लेते तमस्कुराना हंसा। इस उम्र में भी बहुत कुछ है तुम में जिसे सरहा। ज़बान बंद करो घटिया आदमी। इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही वो शेरनी बनी इसके चेहरे पर धाड़ते इसे पीछे को धक्का दे गई। आलिहान को इससे इस कदर हिम्मत की तौक़्क़ो भी हरगिज़ नहीं थी। जब भी वो एक ही जिस्म में आगे बढ़ता इसके बालों को मुट्ठी में दबोच गया। चच छोड़ो, अनायत दर्द के सबब झटपटाती हुई चिल्लाई थी, जबकि आलिहान शाह बिपरे हुए शेर की मानद इसे लम्हों में घुमाता इसका रुख अपने सामने कर गया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे जवाब देने की? अनायत काज़मी भूल गई हो क्या कि मैं कौन हूँ? भूल गई हो कि मैं क्या कर सकता हूँ? इसके लहजे में पहली वाली सफाकियत उमड़ी थी। अनायत का वजूद ज़मीन से थोड़ा ऊंचा होने का लगा था। वो आंसू से तर सुर्ख चेहरे के लिए इसके बाजू पर थप्पड़ मार रही थी, जिसकी इसे ज़रा बराबर भी परवाह नहीं ही थी। तुम एक वहशी हो, वो करबनाक लहजे में रोती हुई चिल्लाई थी। इसका सर बुरी तरह से चकरा रहा था। आंसू इसकी आंखों से कनपटी और बालों में जज़ब हो रहे थे। तुम्हारी वजह से मेरी प्रिंसेस आज इतनी तकलीफ़ में है लड़की। तुम्हें बचाते बचाते वो खुद माजूर हो गई। तुम हो हमारी खुशियों की खातिर। तुमने मुझे आलिहान शाह से एक दरिंदा बना दिया। वो अपने अंदर का लावा, सारा गम, गुस्सा, भड़ास इस नाजुक सी जान पर बरसा रहा था, जो एक पल को सुन सी रह गई थी। वजूद साकित हो गया था। चंद बरस पहले हुआ वो वाक़या अपनी पूरी हैसियत समेत इसकी आंखों के सामने लहराया, जब इसे बचाने के चक्कर में अंबर अलवी इस
ट्रक हादसे में जान से जाती रही थी और हुरैन शाह टांगों से माजूर हो चुकी थी। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने क्या, कुछ भी नहीं। अनायत आलिहान की गर्जदार आवाज़ और झंझोड़ने पर वो एकदम से पथराई निगाहों से इसे देखती, अगले ही लम्हे हवास खोती इसकी बाहों में बेहोश हो गई। दरवाजे पर होती मुसलसल बैल इसकी नींद में खलल डाल चुकी थी। कसल-बंदी से आंखें खोलता वो बमुश्किल से बिस्तर से उतरा। आरामदेह जूतों में पाँव उड़सते वो गर्दन को हाथ की मदद से सहलाता कमरे की हदूद से निकल आया। आ रहा हूँ यार, वेट करो, क्या मुसीबत है? करख्तगी भरी आवाज़ में नींद का खुमार वाज़े उभर रहा था। ऊँग रोकने को इसने हाथ मुंह पर रखते दरवाज़ा खोला, जब सामने से पुरजोर पंच इसके जबड़े के साथ साथ इसके दिमाग को हिला कर रख गया। वो एकदम से चीखता लड़खड़ाया गया था। नाक पर हाथ रखते इसने दुखती नाक को दबाते आंखें फैलाए सामने देखा, जहाँ रात के पिछले पहर लहू होती निगाहों से अंदर आते शख्स को देखकर इसकी सांसें सही मायनों में अटकी। इसे यकीन नहीं था कि ये शख्स ऐसे आएगा, वो भी अचानक। आह, क्या तकलीफ़ है तुम्हें जलील इंसान, इतनी ज़ोर से पंच किया? कम अज़ कम उम्र का ही लिहाज कर लेते। दर्द से बिलबिलाता वो बहराम को कहर बरसाती निगाह से देखने लगा। तूने झूठ बोला मुझसे, क्यों छुपाया मुझसे कि वो मैरिड है? दोनों हाथों में अपने सामने खड़े शख्स के कॉलर को दबोचते वो कराया था। कॉलर छोड़ मेरा। और मैंने नहीं, तेरे बाप से ने छुपाया तुमसे सच। भूलो मत मैं कौन हूँ। सर्द निगाहों से बहराम के चेहरे को देखता वो झटके से कॉलर आज़ाद करवा गया। तुम्हें यूनी अनाया के लिए नहीं भेजा गया था मिस्टर बहराम, अपना मकसद मत भूलो। वाइन की बोतल उठाता वो सपाट लहजे में मध्यम आवाज़ में गुर्राया। बहराम लहू होती आंखें मीचते अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींच गया। डैनी, मैं अपना मकसद, अपना काम कुछ भी नहीं भूला, मगर फिर भी तुम इस फैमिली के फ़र्द रहे हो, एक एक बात से वाकिफ़ हो तुम, तो तुमने पहले क्यों आगाह नहीं किया मुझे? कुर्सी पर विराजमान वाइन का ग्लास में उंडेलते डैनी को देखता बहराम जब से लहू झलकाते चेहरे से गोया हुआ। वो सब मेरी कुछ भी नहीं लगते, याद रखो तुम। इनसे मेरा एक ही रिश्ता है, नफ़रत का, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं। दांत पर दांत जमाए वो बोला, कम धाड़ा ज़्यादा था। बहराम के चेहरे पर कमीनगी भरी मुस्कान उभरी। वो जलता हुआ इसके करीब गया, इसके हाथ से ग्लास छीन गया। वाओ, वही नफ़रत जिसके लिए तुमने अलिहान को ड्रग्स पर लगाया, इसे नशे में पागल करके नाजेबा वीडियोस दिखा दिखा कर इसका दिमाग ख़राब करते रहे। डैनी का चेहरा पथरा सा गया था। वो बेयकीनी से बहराम को देखे गया और इसकी हालत से खिफ उठाता बहराम आँख विंग किया, ग्लास लबों से लगाया गया। अनायत के लिए इसके जहन में जहर भरने वाले भी तुम हो। हा हा हा, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो यार? डैनी के चेहरे के तासुरात इसे मज़ा दे रहे थे। वो जानता था इसका बाप डैनी और वो बॉस सब इसे बच्चा समझ रहे थे, मगर हकीकतन वो क्या शय था ये इनमें से कोई भी नहीं जानता था। तुम इतना सब कुछ कैसे? गलत सवाल यार, ये पूछो कि मैं और क्या क्या जानता हूँ। इसके चेहरे पर मक्कारी भरी मुस्कुराहट उभरी थी, जिस पर डैनी का चेहरा पसीने से शराबुर हो गया। इसने लबों को तर करते बहराम को मुखातिब करना चाहा, जो इसकी बात को टोकते फिर से बोला, अनायत का एक्सीडेंट तुम्हारे इस चौथे साथी ने किया, जिसमें वो कातिल हसीना अंबर से एमी बनी, अब तुम्हारे बॉस के पास इसका हर हुक्म बजा लाती है। और इसी एक्सीडेंट में आलिहान तुम्हारा चाहने वाला बच्चा, इसकी बहन को तुमने जानबूझकर माजूर किया और इसका सारा इल्ज़ाम लगाया इस मासूम अनायत पर। स्टॉप इट, मुँह बंद रखो अपना। किसने बताया इतना सब कुछ तुम्हें? सामने खड़े बहराम के होठों पर तमस्कुराना मुस्कुराहट देख वो लम्हों में बेजवाब खाता तिलमिलाकर इस्तफसार करने लगा। ये सब कुछ छोड़ दो डैनी, मैं जिस भी काम पर हाथ डालता हूँ इसकी सारी अगली पिछली कहानी निकालता हूँ। क्या मालूम कौन सी बात कहाँ फ़ायदा दे जाए, है ना? आंखें विंग के इसकी बेबसी पर गहरा हंसता वो ग्लास मेज़ पर रख गया था। तुम्हारा बाप भी शामिल है इन सब में, डैनी ने इसे धमकाया। मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं, क्या अभी तक नहीं जान पाए मुझे? सर झटकते हुए कहता वो डैनी का खून खुश कर गया। अनाया काज़मी, सब जानना है मुझे इसके बारे में।
और इस 2 टके के घमंडी शख्स से कैसे हुआ इसका निकाह? एवरीथिंग, सब कुछ बताओ। अब की बार अबीर अलवी का सोचते ही इसकी आंखों से चिंगारियां उमड़ने लगी थी। इसके लिए कहे अल्फाज और अनाया को यूं इसके सामने से इस्तियाक से लेकर जाना इसे अब तक भुला नहीं था। क्या तुम अनाया से प्यार? खौफ से फक पड़ते चेहरे से वो घबराहट से इस्तफसार करने लगा। अगर बहराम सच में इसे पसंद करने लगा था तो फिर इनका सारा खेल बर्बाद होने वाला था। प्यार? नशीली निगाहों से गैर मरई नुक्ते को देखते वो ज़ेर लब बड़बड़ाया। प्यार तो नहीं, मगर पसंद ज़रूर करने लगा हूँ, और अगर ये पसंद मोहब्बत या जुनून में बदली तो फिर तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या कर सकता हूँ। इसकी आंखों में पसंद नहीं, मोहब्बत व जुनून का समंदर बराजमान था, जिसे भांपते हुए भी डैनी खामोश रहा था। बहराम खुद इस बात से नावाकिफ था तो वो इसे महसूस करवा कर अपनी तबाही की शुरुआत नहीं कर सकता था। तुम क्या करने वाले हो? डैनी इसके चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट देख चौंका। अबीर अलवी को मारना होगा, तभी तो अनाया की शादी ख़त्म होगी। बाद में मिलूँगा, डैड को सलाम कहना, और हाँ, घबराना मत, मैं तुम सबके किसी प्लान को स्पॉइल नहीं करूँगा, बशर्ते कि अनायत की आंखों में आँखों को कोई आंसू नहीं आना चाहिए। बाकी तुम समझदार हो। इसके गाल को थपकते वो सर्द निगाह इस पर डालते आंधी की तरह वहाँ से निकला। डैनी सुन होते वजूद समेत कुर्सी पर ढह गया था। वो समझ ना सका था कि बहराम इसे धमकी देकर गया था या फिर तसल्ली। आ गई याद तुम्हें कि तुम्हारा कोई घर भी है? आ गया ख्याल मेरा भी। मुश्तबा हुसैन इसे घर में दाखिल होता देखते किचन से ही बुलंद आवाज़ में गोया हुए। कोई होश नहीं, कोई ख्याल नहीं तुम्हें? अरे क्या लगता हूँ मैं जो मेरा ख्याल रखते फिरोगे तुम? तुम्हारे लिए तो मैं बर्तन धोते वो हमेशा की तरह बुलंद आवाज़ में इसे ताने दे रहे थे। 5 दिन के बाद इसका लौटना इन्हें कितना दुख दे रहा था, ये बात बारिश भी अच्छे से जानता था। वो बिना कुछ भी कहे बेतासुर चेहरा लिए इनके पीछे रुकते वो हाथ सीने पर बांध गया। अब क्या तकलीफ़ है? चले जाओ यहाँ से, खाना अंदर है, जाओ जाकर ठूसो। अपने पीछे इसकी मौजूदगी महसूस करते वो चिढ़ते हुए बात काटते बड़बड़ाए थे। जब बारिश ने अपने भारी हाथों को इनके घुटनों पर रखा तो मुश्तबा हुसैन के हाथ साकित पड़ गए थे। ये क्या कर रहे हो तुम? वो हकलाती हुई आवाज़ में बड़बड़ाए, मगर अगले ही लम्हे फ़िज़ा में इनकी चीख गूंजी थी, क्योंकि वो हट्टा कट्टा मर्द इन्हें किसी बच्चे की तरह बाहों में उठाता अब कमरे से निकल रहा था। तो छोड़ो कमीने इंसान, इस उम्र में गिरा तो हड्डी दोबारा जुड़ेगी भी नहीं। लानती इंसान, उतार नीचे। वो सुर्ख चेहरे से इसके चेहरे को देखते इसे गालियों से नवाज रहे थे, जिस पर इनकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। इसकी बुरी आंखों में सुकून था, जिसे देखते वो तिलमिला कर रह गए थे और चारों नचा सहारे के लिए इसके कंधों को थामा। जो झोंपड़ी से निकलता अब इन्हें दरख्तों के बीच से ले जा रहा था। बारिश सामने देख, इतना ऊंचा दरख्त मुझे लग जाएगी, उतार नीचे। मुश्तबा चंद कदमों के फासले पर खुद से दूर इस दरख्त की झुकी हुई टहनी को देखते सांस रोक के बड़बड़ाए, मगर वो जानते थे बारिश पर इनकी किसी बात का कोई असर नहीं होने वाला। जब ही दांत पीसते इसके भूरे बालों को मुट्ठी में लेते वो ज़ोर से खींचने लगे थे। उतार दे अब तो। वो इसके चेहरे पर कोई भी तासुर ना पाते इसकी भूरी आंखों में तमानियत देख जल भुन कर बोले थे, आप भी तो ऐसे ही उठाते रहे हैं बचपन से, मैंने तो कभी इतना शोर नहीं डाला। बेलचक लहजे में इन पर एक निगाह डालता वो इस दरख्त से दाएं जानिब मुड़ा था। तो तुम छोटे थे तब? हाँ, अब ये समझें कि आप छोटे हैं और मैं बड़ा। बुध दो बदू बोलता इन्हें सुलगा के रख गया। बारिश, ये क्या कर रहे हो तुम? आगे बढ़े हुए वो अपने मुंह से मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल रहा था। दरख्तों पर बैठे परिंदे इसकी आवाज़ को पहचाने अब चहचहाते हुए फड़फड़ाने लगे। कहीं एक परिंदे इसकी आवाज़ के ताक़ुब में इसके पीछे ही इसके सर पर घूम रहे थे, जिसे देख मुश्तबा हुसैन घबरा उठे थे। कहीं लेकर जा रहा हूँ आपको, वो मासूमियत से गोया हुआ। जहाँ मर्जी ले चलो, मगर तुम अपनी सलाहियत का इस्तेमाल नहीं करोगे, इन जानवरों और परिंदों को नहीं।
اس کے لیے میں پہلے ہی آپ سے معافی مانگتا ہوں، مگر ان سب کا ہمارے ساتھ جانا ضروری ہے، دو ٹوک انداز میں کہتا وہ اپنے بھاری قدم اٹھاتا آگے بڑھا تھا۔ اس کے ہر اٹھتے قدم پر اس جنگل میں موجود انواع اقسام کے جانور پرندے اب ایک ایک کر کے اس کے ساتھ ہم قدم ہونے لگے۔ سر، میم کا فون۔ موبائل فون اس کے آگے بڑھاتے ویٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تو موبائل فون تھامے عبیر نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتے ٹپ اس کے ہاتھ میں تھمائے گاڑی کی کیز لی۔ کوڈ کیا ہے تمہارے فون کا؟ دروازے کو بند کرتے وہ ایک نگاہ خود کو دیکھتی عنایہ پر ڈالے سنجیدگی سے استفسار کرتے دروازہ لاک کر گیا۔ اپنے بھورے بالوں کی لٹ سے کھیلتی وہ سرخ نگاہوں سے اسے دیکھتی گہری سانس بھرنے پر مجبور کر گئی۔ بیہیو اینی، سفید رنگت میں لمحوں میں سرخ پڑا، خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے وہ بمشکل سے اپنے آپ پر قابو کر رہا تھا۔ عنایہ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی، ایک دم سے اس کے لڑکھڑانے پر وہ تیزی سے اس کے قریب پہنچا، اسے بازو سے تھام گیا۔ جب اٹھنا نہیں جا رہا تو کس نے کہا اٹھو؟ اس کے بازو کو غصے سے دبوچتے وہ دانت پر دانت چبائے بولا، آئی وانٹ کس یو۔ نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبائے وہ نشیلی نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں سے تھام گئی۔ عبیر کے وجود کا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا، اسے اس قدر بے باکی کی ہرگز امید نہیں تھی۔ فضول مت بولو، چپ چاپ بیٹھ جاؤ صوفے پر۔ وہ انگلی اٹھاتا اسے بستر کی طرف اشارہ کرتے ذرا سخت لہجے میں بولا تو اینا کے ہونٹ ڈھیلے پڑ گئے تھے، پوری بڑی بڑی آنکھیں پانی سے لبریز ہوئی تھی۔ کیوں، تم نے بھی تو کس کیا مجھے، تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ دائیں ہاتھ کی مٹھی بنائے وہ اس کے شرٹ کو جکڑتے غصے سے ناک پھلائے بولی تو عبیر کی بیزاری ایک دم سے غائب ہوئی تھی، آنکھوں میں نئے سرے سے خمار اترا۔ وہ گردن جھکائے مکمل طور پر جھکا، ایک نگاہ اپنی شرٹ کو مٹھی میں جکڑے اس کے سفید مومی ہاتھ پر ڈالے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ عبیر الوی تمہیں یوں دیکھے گا، مگر میرے سوا کسی کی جرت بھی نہیں جو میری بیوی کو اس قدر نزدیک سے دیکھے، اس نے گمبھیر لہجے میں کہتے اس کے چہرے پر اپنی پرتپش سلگتی سانسیں چھوڑ دی، جو پٹ سے آنکھیں میچ گئی۔ عنایہ کے قدم ایک دم سے لڑکھڑائے تھے۔ عبیر نے لمحوں میں اس کی کمر کے گرد ہاتھ باندھے اسے قریب کیا، جو آنکھیں مودے معصوم سی پری دکھ رہی تھی۔ کاش تمہاری زبان بھی اتنی ہی حسین ہوتی مسز، تو تم اس دنیا کی سب سے حسین ترین لڑکی ہوتی۔ گلال ہوئے گال کی تپش کو اپنے ہاتھ کی پوچھ سے محسوس کرتے وہ اس کے کان کے قریب جھکتا گمبھیرتا سے گویا ہوا، تمہارے لیے یہ چڑیل ہی ہے، دوسرا آپشن ختم ہو گیا ہے مسٹر، اب نقص مت نکالو، قبول کرو جیسے بھی ہوں۔ ناک چڑھائے وہ ایک آئی برو اچکائے دو بدو بولتے شرٹ کے بٹن سے چھیڑخانی کرنے لگی۔ عبیر کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، وہ اس کی ملکیت تھی، اس کی بیوی، وہ حق رکھتا تھا اس کے پور پور پر، سر تا پیر وہ صرف عبیر الوی کی تھی۔ رگوں میں سرشاری امڑ آئی تھی، آنکھوں میں ابلتی سرخی اب جنونیت میں بدلنے لگی۔ عبیر اس فسوق خیز میں بری طرح سے جکڑ چکا تھا، دو انگلیوں سے اس کی تھوڑی اونچی کیے اس نے بے اختیار اس کے چن پر اپنا پرتپش لمس چھوڑتے اسے شدت سے خود میں بھینچا۔ تم بہکا رہی ہو مجھے، اور اگر میں بہکا تو بہت پچھتاؤ گی تم مسز، ہا ہا ہا، آر یو بلشنگ مسٹر ایٹیٹیوڈ۔ نشیلی نگاہوں سے اس کی شہد رنگ آنکھوں اور اس کے چہرے پر پھیلی سرخی کو دیکھ وہ مسکراتے ہوئے آنکھیں مٹکاتے پوچھنے لگی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی عبیر کے چہرے پر مسکراہٹ امڑی۔ یس آئی ایم۔ اس کی گردن کے گرد اپنا مضبوط ہاتھ لپیٹے وہ صاف گوئی سے بولا، اچھا یہ بتاؤ پاس ورڈ کیا ہے تمہارے موبائل کا؟ ماتھے پر بل ڈالے وہ اب سنجیدگی سے استفسار کر رہا تھا۔ عنایہ نے ناک اس کی شرٹ سے رگڑا، شاید وہ سونے لگی تھی، نیند میں جاتے وہ منہ میں ہی ٹیڈی پاسپورٹ ہے، ہاں پاس ورڈ ہے، بڑبڑائی، جبکہ اس نام کو سنتے ہی عبیر الوی کی شہد رنگ آنکھوں میں غصے کی سرخی امڑی، ماتھے اور گردن کی رگیں ایک دم سے پھولی تھی، اس کے قدم خود بخود پیچھے ہوئے تھے۔ عنایہ اس کے پیچھے ہونے پر آنکھیں جھپکتے اسے دیکھنے لگی، جس کا چہرہ حد درجے سپاٹ ہو چکا تھا۔ اس نے بائیں ہاتھ میں موبائل فون تھامے پاس ورڈ لگایا، فون ان لاک ہو چکا تھا، مگر فون کے وال پیپر پر لگی تصویر دیکھ کر اس کی آنکھیں پتھرا سی گئی تھیں، شہد رنگ آنکھوں میں بے یقینی سی در گئی تھی۔ فون اسکرین پر لگی تصویر کسی اور کی نہیں عالیحان شاہ اور عنایہ کاظمی کی تھی،
जो आज से 11 साल पहले ली गई थी। एक खूबसूरत तस्वीर थी जिसमें आलिहान अनाया की पोनी बना रहा था और आलिहान के सिल्की गोल्डन बाल इसके गोद में बैठी अनाया ने मूंछों की सूरत अपने होठों पर लगाए हुए थे। खूबसूरत लम्हों में बनाई गई वो तस्वीर एक मुकम्मल मंजर दिखा रही थी, माजी का एक खूबसूरत अक्स। अबीर अलवी पर छाया सारा खुमार, सारा नशा एक ही लम्हे में हवा हो चुका था। वो कैसे भूल चुका था कि अनाया काज़मी के लिए वो कभी पहली चॉइस नहीं रहा था। वो कैसे बहका, कैसे इस लड़की पर अपनी मोहब्बत, अपने सच्चे जज्बात बरसाने लगा, जो इसकी मोहब्बत तो क्या इसके साथ तक की काबिल नहीं थी। अबीर घूमते सर और बंद होती निगाहों समेत वो बमुश्किल से बड़बड़ाई थी, मगर सेकंड के 10वें हिस्से में खुद को कंपोज करते अबीर ने व्हाट्सएप खोला। ऐना का नंबर जो मॉम के नाम से सेव था, इस पर अपने आज दोस्त के पास रखने का मैसेज करते इसने फ़ोन तैश के आलम पर दीवार पर दे मारा। ठा की ज़ोरदार आवाज़ के साथ ही फ़ोन कई टुकड़ों में बटा अब फर्श पर बिखर चुका था, जिसे देखते अनाया की आंखें हद दर्जे फैली। तुमने आज तक इस आलिहान शो को अपने दिल में बसा रखा है अनाया अबीर अलवी। तुम्हें आज मैं बताऊंगा कि अबीर अलवी का तुम पर और तुम्हारी इस ज़िंदगी पर कितना हक़ है। इसके बाजू को दबोचते वो इसके चेहरे पर दहाड़ा था। अनाया सवालिया निगाहों से इसे देख रही थी, जो किसी शेर की मानंद बिपरा हुआ था। आज इसकी अनापन इसकी गैरत पर कारीवार हुआ था। इसकी बीवी इसके निकाह में होते हुए भी आज तक किसी दूसरे से मोहब्बत करती आई थी। ये सवाल और इसका जवाब इसके दिल और दिमाग पर नश्तर की तरह चुभ रहा था। इसे खींचते हुए वो वॉशरूम में घुसा। दरवाजे को एक ठोकर से खोलते इसने ज़ोर से अनाया को धक्का दिया, जो लड़खड़ाते कदमों समेत दीवार से बुरी तरह से टकराई थी। आह! बेसाख्ता इसके मुंह से चीख बुलंद हुई थी, जब अपनी शर्ट को बेदर्दी से फाड़ते वो एक ही जस में इसके करीब पहुंचा था। शावर ऑन कर गया। चच छोड़ो, मुझे हर्ट हो रहा है। इसके बालों की जड़ें बुरी तरह से दर्द करने लगी थी, जबकि वो बेहिस बना इसके बालों को जकड़े अनाया का चेहरा शावर की तरफ कर गया था। वो बंद पानी की मछली की मानंद फड़फड़ा रही थी। अपने नाखूनों से इसके बाजू इसकी गर्दन पर वार करने लगी, मगर इस वक्त अबीर अलवी पर जो भूत सवार हो चुका था वो किसी भी तौर नहीं उतर सकता था। काफ़ी देर के बाद इसने एक झटके से इसके बालों को आज़ाद किया तो अनाया दीवार से सर टिकाए गहरे सांस भरने लगी। अबीर ने दहशतनाक निगाहों से इसके भीगे सरापे को देखा और फिर दोनों हाथ के मुक्के बनाए इसके दाएं बाएं मजबूती से हाथ टिकाए। अपने चेहरे पर किसी की दहकती सांसों को महसूस करते अनाया बुदकी थी। खौफजदा निगाहों से सामने देखने लगी, जहाँ शहद रंग आंखों में नफरत का जहाँ सुमोए अबीर अलवी इसे काटदार निगाहों से देख रहा था। शावर का यख पानी इसके कंधों से बह रहा था, मगर वो टिकटिकी बांधे अनाया काज़मी को देख रहा था, जिसके सर से अब आहिस्ता आहिस्ता सारा नशा उतर रहा था। तब तक तुम सूखे पत्ते की मानंद फड़फड़ाते लबों से कहती वो धूप निकल गई। इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, मगर इस वक्त वो जिस हालत में अबीर अलवीर के सामने बल्कि इसके बेतहाशा नज़दीक थी, सांस रुकना तो मामूली सी बात थी। 6 साल से तुम मेरे निकाह में हो अनाया काज़मी, और इन 6 साल से मैंने किसी लड़की को निगाह भर कर देखा तक नहीं। तो फिर तुम कैसे मेरे निकाह में होते हुए भी अब तक किसी दूसरे से इश्क लड़ाती रही। इसके लफ्ज़ों में ज़ख्मी शेर की फंकार थी। अनाया मजबूती से लब भींचते अपनी भीगी भूरी सुर्ख होती निगाहों समेत इस खूबरू मर्द को देख रही थी, जो इससे इस कदर नज़दीक था कि अगर वो हिलती भी तो इसके सीने से जा टकराती। इसके वजूद का सहर आज अनाया काज़मी को इसके लफ्ज़ों की हितक से कहीं ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा था। वो बमुश्किल से इसके चौड़े कुशादा सीने से निगाहें चुराते दूसरी तरफ देखने लगी। जब अगले हिला में इसकी गर्दन को दबोचते वो इसका चेहरा अपने बेइंतहा करीब कर गया। बीवी हो तुम मेरी, मेरी मलकियत। इश्क लड़ाना तो दूर, आइंदा तुम्हारे नज़दीक 5 फुट के दायरे में भी कोई मर्द दिखा मुझे तो तुम किसी को देखने के काबिल नहीं रहोगी। आलिहान शाह का साया भी तुम्हारे वजूद पर पड़ा तो तुम कोसोंगी। इस वक्त को जब तुमने अपने मुंह से मुझे शौहर कबूला था। इसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाते वो इसकी सहमी निगाहों में देखता जुनून भरे लहजे में बोला। अनाया का सांस खुश कर गया। अपनी गर्दन इसके हाथ से छुड़वाने की कोशिश में वो हलकान हो चुकी थी, मगर वो बेतासुर निगाहों समेत इसके वजूद को सरता पैर घूरता एकदम से इसकी गर्दन को छोड़ते इसे कंधों पर
लाद गया था। अनाया खौफ के आलम पर चीखने लगी, बचाओ मुझे प्लीज़, कोई है, सेव मी। मुसलसल टांगे हिलाते वो अपने बचाव की अदनी सी कोशिश करने लगी, मगर वो बिना तासुर लिए रूम में आते साथ ही धड़ाम की ज़ोरदार आवाज़ से इसे बेड पर फेंक गया। जो औंधे मुँह गिरती अपने दर्द को भुलाए अबीर की अगली कार्रवाई का सोचते ही खौफजदा सी भागने लगी, मगर वो झटके से इसका बाजू दबोचते इसे गिराने पर मजबूर कर गया था। अनाया का बाजू थामे अबीर ने अपने बेल्ट से बांधते इसके हुक बेड की क्राउन में अटकाया था। खोलो, ये क्या कर रहे हो तुम? वो झटपटाती खौफ से जर्द पड़ते चेहरे समेत बोली, अब अपने बाजू को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। अबीर बिना इसे जवाब दिए अलमारी की तरफ बढ़ा। अपना दूसरा बेल्ट निकालने इसने दूसरे हाथ को भी इसी अंदाज में बांधा। अनाया बेबसी से सर पटकते खुद को छुड़वाने की सही करने लगी। आज की सारी रात तुम जाग कर अपने शौहर को देखोगी, ताकि तुम्हें आइंदा याद रहे सके कि तुम्हारा शौहर कौन है और तुम किसकी मलकियत हो। और अगर तुमने 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखें झपकी तो फिर तुम्हारे साथ भी जो भी होगा इसका जिम्मेदार मैं नहीं होगा, मिसेस अलवी। गॉट इट? अनाया के जबड़े को दबोचे वो सख्त लहजे में बड़बड़ाता मानी खैजी से बोला, तो अनाया ने भीगी निगाहों से इस घटिया शख्स को देखा जो इसकी बेबसी का फ़ायदा उठा रहा था। लगता है तुम चाहती हो कि मैं कुछ करूं? इसके चेहरे पर उंगली फेरते वो मखमूर लहजे में बोला, तो अनाया जल भुनकर राख हुई थी। नफरत से इसकी उंगली को झटका और बिना कुछ कहे इसके हसीन चेहरे को देखने लगी। डैट्स लाइक अ गुड गर्ल। तमस्कुराना मुस्कुराहट उछालता वो अनाया के यूं मान जाने पर बेड से उतरता सोफे पर बैठा अब अपनी शहद रंग निगाहों से इसे घूरने लगा, जो नफ़रत भरी निगाहों से इसे ही देख रही थी। बहुत पछताओगे तुम अबीर अलवी, ये वादा है मेरा तुमसे। खून ख्वार निगाहों से इसके चेहरे को देखती वो पुरअज़म लहजे में खुद से गोया हुई, माँ बहुत प्यारी बच्ची है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो तब्रेज़, जो इतने आज़ाद माहौल में भी तुम्हें इतनी बाशऊर और सलीका शुआर लड़की मिली। अमन ने दिल से माहा की तारीफ़ की। इस वक्त इन अल्फाजों के सबब तब्रेज़ के चेहरे पर जो खुशी रक्सी हुई थी वो देखने के काबिल थी। गहरी सांस भरते वो गर्दन झुकाए बिरयानी की बाइट लेने लगा। आज रात का खाना स्पेशल था, जब हया और अलाया ने मिलकर तब्रेज़ की पसंद की हर चीज़ बना डाली थी। जी अंकल, इस मामले में तो मैं वाकई में बहुत खुशकिस्मत हूँ। सर को हाँ में जुम्बिश देते वो दिल से गोया हुआ। इस वक्त दिल ने शिद्दत से ख्वाहिश की थी कि वो उड़कर इस जालिम के रूबरू पहुँच जाए, जो न जाने क्यों इससे बेरुखी बरत रही थी। खैर से बेबी के होने के बाद तुम और माहा यहाँ ज़रूर आओगे। वो बेचारी तो कभी आ ही नहीं सकी, बस फ़ोन पर ही हाल चाल पूछा है इसका। और तुम भी बिल्कुल सड़े करेले हो। अब अगली बारी माहा और बेबी की है और वो दोनों हमसे मिलने आएंगे और 2 महीने रहेंगे हमारे साथ। अलाया की खनकती आवाज़ पर वो हंसता हुआ सर को इस्बात में हिला गया। अब बस कर दें आप सब, भाई खाने से पेट भरना है मुझे। आफ्टर ऑल 2 ब्यूटीफुल लेडीज़ ने इतने प्यार से बनाया है, मगर मुझे लगता है कि आप सब चाहते हैं कि आज बातों से ही मेरा पेट भर जाए। सभी पर एक मशकूक निगाह डाले वो शरारत से गोया हुआ, तो सब मुस्कुरा दिए। खबरदार, जो अब किसी ने टोका तो आराम से खाना खाने दें बच्चे को, बाकी बातें बाद में करेंगे। हया की तंबी पर वो सभी खामोश हो गए। वैसे ये अमाया और अनिल कहाँ हैं? जब से आया हूँ एक भी नहीं दिखा। माथे पर बल डाले वो अब हैरत से सब्सार कर रहा था। अलाया और असलान ने बेसाख्ता एक दूसरे को देखा। अनिल का तो पूछो ही मत, महीनों महीनों मुँह नहीं दिखाता। जब से चाचा की तरह पुलिस ऑफिसर बना है, बस वर्दी का ही होकर रह गया है। नाक सुकेड़ते अमन ने जले बुले अंदाज में कह अजलान को देखा, जो इसके इल्ज़ाम पर सर नफ़ी में झटकने लगा। अब ऐसा भी नहीं भाई, अनिल मुझसे भी अच्छा ऑफिसर है, और आजकल जिस केस पर वो काम कर रहा है, इस पर काम करने से बड़े बड़े ऑफिसर्स इनकार कर चुके हैं। मगर अनिल अलवी अपने चाचा की तरह आसान चीज़ों पर हाथ थोड़ी ना डालता है। आप देखिएगा
انشاءاللہ جلد ہی وہ یہ کیس سالو کر لے گا۔ اذلان کے لہجے میں فخر تھا، آنکھوں میں ڈھیروں محبت۔ اگر آج اس کی پرنسس زندہ ہوتی تو وہ زبردستی ہی صحیح اس کی شادی انیل سے کروا دیتا، مگر حقیقت تصور سے کہیں زیادہ الگ تھی۔ اس کی بچی اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی اور اس کا بھتیجا آج تک اس کی موت کو قبول نہیں کر پایا تھا۔ کیا وہ انجان تھا کسی بات سے؟ بالکل بھی نہیں، مگر وہ چپ تھا کیونکہ اب بولنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ ساری گوری جی، وہ نہ دروازہ جام ہو گیا ہے، اپن صبح تیل ڈالے گا تو چھکاس ہو جائے گا پہلے کی طرح۔ لکڑی کے دروازے کو کھولنے کی جدوجہد میں مگن مجنوں اپنے دانتوں کی نمائش کرتے دروازے کو پوری قوت سے پیچھے کو دھکا دیا، جو مٹی کے کچے صحن پر رگڑا کھا رہا تھا۔ ایمی سرد نگاہوں سے ہاتھ سینے پر لپیٹے اس پاگل شخص کو دیکھ رہی تھی، مگر کافی دیر تک دروازہ نہ کھلنے پر وہ بیزارگی سے آگے بڑھی تھی۔ سائڈ ہٹو! خفگی سموئے اس کی بھاری آواز پر نہ چاہتے ہوئے بھی مجنوں چونکا تھا۔ حیرت سے اس نے ایمی کو دیکھا، مگر کچھ بھی سمجھ نہ آنے پر وہ اس کے اشارے پر تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ ایمی آگے بڑھی اور یکدم سے دائیں ٹانگ ہوا میں لہراتے اس نے زور سے کک کیا۔ دروازہ ٹھا کی آواز سے ٹوٹا۔ لکڑی کے اس بوسیدہ دروازے میں ایک بہت بڑا سوراخ ہو چکا تھا۔ دروازے کو کندھے سے ٹھوکر مارتے وہ لاپرواہی سے چلتی اب اندر صحن میں داخل ہو گئی تھی۔ وہیں اپنے دروازے کو دو حصوں میں بٹا دیکھ کر، جس کا ایک پٹ ایسے لڑک رہا تھا جیسے ٹوٹا ہوا کندھا ہو، اور دوسرے کے بیچوں بیچ سورج سے بھی بڑا اور گول سوراخ ہو چکا تھا۔ ہائے! اپن کا اکلوتا دروازہ! اب کیا کرے گا اپن؟ پورے 5 ماہ کی کمائی جوڑ کر تیل لایا تھا میں، اور آپ نے اپن کے دروازے ابھی تو لیا تھا یہ گھر، اور اتنا بڑا نقصان! زمین پر بیٹھا وہ دونوں ہاتھ سے سر کو تھامے عورتوں کی طرح دہائیاں دینے لگا۔ ایمی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ لڑکا یہ سب کیا کر رہا ہے۔ شہد رنگ آنکھیں ایک دم حیرت سے پھیلی تھی۔ اپنی جینس کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ پھنسائے وہ اس جنگلی کو دیکھنے لگی۔ دیکھو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ ایسے رونے سے میں تمہارے پیسے دے دوں گی تو تم غلط ہو۔ میں تمہیں 1 پیسہ بھی نہیں دینے والی۔ تو بہتر ہوگا کہ یہ ناٹک بند کرو اور جلدی سے میرے کھانے کا ارینجمنٹ کرو۔ گھٹنوں کے بل اس کے قریب جھکتی وہ لاپرواہی سے کندھے اچکائے اپنی بات کہتی، مجنوں کے کھلے منہ کو فوراً سے بند کرتی۔ اس کا گال تھپکتے جگہ سے اٹھی۔ مجنوں منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا اٹھا۔ قمیص کا کالر دوبارہ سے کھڑا کرتے وہ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ پوری طرح سے گھوم کر اس جگہ کا جائزہ لیتی ایمی اب چھوٹے سے دروازے کو کھولتے ذرا سا جھکتے اندر داخل ہوئی۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھوں میں پہنے گلوز پر بندھی منی لائٹ کو آن کی، جس سے کمرہ نیم روشن سے نہانے لگا۔ لائٹس ڈھونڈنے کے چکر میں وہ بری طرح سے چکرا کر رہ گئی تھی۔ ڈیم اٹ! ویئر از دی لائٹس؟ اپنے غصے پر ضبط کرتے وہ دانت پیستے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے مڑی، جب ایک دم سے کسی سے ٹکراتے اس کے منہ سے چیخ نکلی، ارے گوری میم، اپن ہے! کیا ہوا؟ آپ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ اپنے سینے پر دل کے مقام پر پٹکتے سر کو سہلاتا وہ فکر مندی سے بولا، ڈونٹ یو ڈیئر! پیچھے ہٹو یو جنگلی! اس کی سرد آواز میں دھاڑ پر مجنوں اچھلتا 2 فٹ دور ہوا۔ وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ لائٹ دیوار پر نہیں ہے، چھت پر لٹکی ہے۔ آپ ہٹو، اپن چالو کرتا ہے۔ آنکھوں پر پڑتی ایمی کے ہاتھ پر بندھی لائٹس کے سبب وہ آنکھیں میچا بولا تھا، تو جاؤ لائٹس جلاؤ ڈفر! وہ غصے سے کھولتے ہوئے گرجی تھی، جس پر مجنوں گڑبڑا کر آگے بڑھا، اور ذرا سا اونچا ہوتے اس نے جھکتے ہوئے تار کو کھینچا، جس کے سبب کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ منہ جی! ایمی کا سرخ چہرے سے کہا گیا جملہ سن وہ حنوقوں کی طرح بولا تھا، نکلو یہاں سے! دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے وہ غصے سے دھاڑی تھی، جس پر مجنوں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا الٹے قدموں سمیت باہر نکلا۔ رکو! کمرے سے نکلتے ہی اپنی پشت پر اس کی گرجدار آواز پر وہ رک گیا۔ کھانا دو! اس کے ہاتھ میں ٹرے دیکھ کر وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی، تو مجنوں نے آنکھیں پھیلائے اپنے ہاتھ میں موجود کھانے کی ٹرے کو دیکھا۔ پر گوری جی، اپن بھی بھوکا ہے!
लटके चेहरे से वो खाने की ट्रे को देखता मिनमिनाया, जाओ अपने लिए और ले आओ। इसके हाथ से ट्रे खींचते इसने साथ ही ताकीद की, क्या यहाँ पर सोने के लिए बेड है? दरवाजे से सर बाहर निकाल दे वो सहन को देखते पूछने लगी, नहीं यहाँ बेड नहीं होता गोरी जी, मगर चारपाई ज़रूर है, वो रही। बत्तीसी की नुमाइश करते इसने शहादत की उंगली से दीवार से लगी चारपाई की तरफ इशारा किया जो चांद की रोशनी में वाज़े नज़र आ रही थी। दैट्स गुड, आज रात तुम इसी पर सोओगे। गुड नाइट। सपाट चेहरे से इसे देखती वो इसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर गई। गोरी जी, अपन कैसे सोएगा, यहाँ तो मच्छर हैं बहुत। दरवाज़ा बंद होने पर वो पागलों की तरह दरवाज़ा बजाते बड़बड़ाया, मगर आगे से जवाब ना पाते इसका चेहरा लटक गया। क्या दिन आ गए हैं, अपने ही घर में अपन को ऐसे भिखारियों की तरह सोना पड़ेगा। मुर्दा कदमों से चारपाई की तरफ बढ़ता वो अफसुर्दगी से बड़बड़ाता एमी को दिल ही दिल में कोसने लगा। का मत लड़का जिससे इन्होंने औलाद की तरह पाला था, इस वक्त इन्हें वाकई में कोई सरफिरा वहशी लग रहा था जो पिछले 20 मिनट से चले जा रहा था। वो एक भी लम्हे को रुका नहीं था और ना ही इसने मुश्तबा हुसैन को नीचे उतारा था। इसकी टिटाई और बारिश की पुकार पर इकट्ठे होते चरिंद परिंद जानवरों को देखकर इनका चेहरा जब से लाल पड़ चुका था। बारिश, मेरे बाप, उतार नीचे, इतने ऊंचे टेले पर नहीं चढ़ सकते हम। वो इस गुस्से से चिल्लाए थे, मगर वो अनसुनी कर गया था। टीले के चारों अतराफ से घूमते वो एक तरफ से बने रास्ते पर चढ़ने लगा। वो रास्ता बिल्कुल साफ था, ऐसे जैसे किसी ने इसे साफ किया हो। मुश्तबा हुसैन ने हाथ मजबूती से इसकी गर्दन पर बांधे अब हैरत से इस रास्ते को देखा। सुबह की ताज़ा हवा इनके चेहरे से टकरा रही थी और अब वो इश्तिहाक से हर टीले पर रखे मुख्तलिफ रंगों के पत्थरों को देख रहे थे। ये सब क्या है बारिश? वो इन्हें उठाए जैसे ही ऊंचाई पर पहुंचा, मुश्तबा हुसैन वहां की सजावट देखकर शज्जत से रह गए थे। इनकी आंखों से झलकती बेयकीनी देखकर बारिश ने गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की। एक सेकंड, कुछ और भी है। चारों अतराफ सफ़ेद जाली बांधी हुई थी और एक तरफ गोल दायरा बनाकर पत्थरों से जगह को हमवार किया गया था। अब क्या है? मुश्तबा हुसैन की आवाज़ में खुशी की रमक थी। बारिश की भूरी आंखों में वही अनजाने तासुरात थे। बाएं हाथ की दरमियानी उंगली मुंह में डाले इसने मखसूस सीटी बजाई, जिस पर सारे जानवर झुरमुट की सूरत में ऊपर चढ़ने लगे। इस मंजर को देख मुश्तबा साहब फिर से घबराए। कोई भी इस दायरे से आगे नहीं बढ़ेगा, समझे। गर्दन मोड़े इसने सभी जानवरों को तंबी की जो सर ज़मीन पर रगड़ते आवाज़ें निकालने लगे। बारिश ने फिर से सीटी बजाई तो एकदम से ढेरों चिड़ियाँ और परिंदे चोंच में हर कस्म के फूल ले इनके सरों पर मंडलाने लगे। पार्टनर आ जाओ। अब की बार वो पूरी तरह से मुड़ा। दो आदमी जो सियाह मास्क से अपना चेहरा ढांपे हुए थे वो एक बड़े से लंबे डब्बे को ऊपर लाए, जिस पर मुश्तबा साहब घबराए। बारिश आगे बढ़ा, घुटनों के बल झुकते इसने डब्बे को खोला तो अंदर मौजूद मगरमच्छ की दहाड़ पर सब जानवर और इनके साथ साथ मुश्तबा हुसैन की चीख बेसाख्ता थी। उम्मीद है सफ़र अच्छा रहा होगा। बारिश नरमी से इसके सर को सहलाते प्यार से पूछने लगा, जिस पर मुंह खोलते इस मगरमच्छ ने इसे जवाब दिया, डरे नहीं, ये स्पाट है, मेरा बचपन का साथी। इसका बेटा है यही जेल में रहता है। इसका बड़ा दिल था आपसे मिलने का, तो इसलिए इसे भी बुलाया है। आम तौर पर इसके चेहरे पर जो सर्द मेहरी पाई जाती थी, इस वक्त इसका शायबा तक ना था। वो मोहब्बत और बड़े लाड से इस मगरमच्छ को लाड कर रहा था, जिस पर पीछे मौजूद कुछ जानवर गुस्से भरी आवाज़ें निकालने लगे। हाँ हाँ, तुम सबको भी मिलवाता हूँ। वो समझ गया कि वो सब क्या कहना चाहते हैं। आओ बाबा से मिलो। बारिश अब स्पॉट मगरमच्छ से मुखातिब हुआ, जिसने बारिश के कहने पर सामने देखा। नहीं, मैंने मिल लिया। बारिश, मेरे नज़दीक मत लाना इसे। इनकार सांस अटक चुका था। खौफ के सबब दिल ऐसे था जैसे अभी
पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। ओके, तुम यहीं रुको, बारिश मगरमच्छ से कहता अब आगे बढ़ा। ओके, तुम सब तैयार हो? एक आंखें बंद किए इसने बाएं जानिब से फूटते सूरज की पहली किरण को देखते आसमान पर घूमते परिंदों से कहा और फिर दोनों हाथों की मदद से मुंह से कोई आवाज़ निकालते वो मुश्तबा हुसैन के कदमों में झुका। बारिश, मुश्तबा हैरत से इसे देखते चिल्लाए थे, जो इनके कदमों में झुक चुका था। आज से 11 साल पहले आज ही के दिन सूरज की पहली किरण के फूटते ही आपने एक जंगली, एक बेज़बान बच्चे को एक दर्दनाक नहीं, एक दोज़ख नुमा ज़िंदगी से निजात दिलाई थी। आप शायद भूल गए हैं क्योंकि आपको आदत है एहसान भूल जाने की। वो पहली बार इनके दोनों हाथ थामे इनके कदमों में झुका, हल्का सा हंसा। इसकी भूरी आंखें, भूरे बाल, भूरे हल्की बियर्ड इस चमकते सूरज में इसे मुजस्समा हुसन बना रहे थे। मुश्तबा हुसैन नम निगाहों से इसे देख रहे थे। मुझे बिस्तर पर सुलाने वाला आप हैं, मुझे कुछ गोश्त और पत्तों से मरगूब ग़िज़ाएँ बना कर देने वाले आप हैं, मुझे बचाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने वाले आप हैं। और आज वही दिन है बाबा, जब एक हैवान ने लफ्ज़ बाबा को सुना था। आपका बेहद शुक्रिया मुझे इस दोज़ख से निजात दिलाने के लिए। इनके हाथों पर बोसा देते वो भीगे लहजे में बोला। तो वहीं आसमान पर उड़ते परिंदों ने एक साथ ही फूलों की बौछार शुरू की। हर जानवर अपनी मख्तूफ आवाज़ें निकालता अपनी खुशी का इजहार करने लगा। मुश्तबा हुसैन भीगी निगाहों से इसके शानों को थामे इसे रूबरू कर गए थे। किसने कहा कि तुम हैवान हो मेरे बच्चे? तुम तो लाखों में एक हो। देखो, दुनिया के लोग अपने ही लोगों पर जुल्म ढाकर अपनी हुक्मरानी जताना चाहते हैं, और मेरा बेटा इन बेज़बानों के दिलों पर राज करता है। तुम बहुत ख़ास हो मेरे बच्चे, गैर मामूली से कहीं बढ़कर। तुम्हें खुदा ने इस सलाहियत से नवाजा है जिसका तसव्वुर को इंसान कभी नहीं कर सकता। इसकी पेशानी पर बोसा देते इन्होंने इसे सीने में भींच लिया। सुर्ख व सफ़ेद फूल बारिश की बूंदों की तरह इन पर बरस रहे थे। बारिश इनके सीने से लगा अपना हर ज़ख्म, हर गवाह भुला गया। इनकी आगोश इनके लिए वो मरहम थी जो इसे हर गम, हर मुसीबत में राहत बख्शती थी। काफ़ी देर तक मस्ती करने के बाद बारिश इन्हें कंधे पर लादे नीचे उतरने लगा। बारिश, वो आदमी कौन थे और वो यहाँ कैसे आए? इनके जहन में खौफ झलक रहा था। बारिश हंसा। बाबा, वो डेविल के आदमी हैं। तो आप भी अब मुझे सबके सामने बारिश कहना बंद कर दें। आदमी? वो चौंकते हुए बड़बड़ाए। अच्छा छोड़ें, फिर कभी बताऊंगा। आप ये बताएं, सरप्राइज़ कैसा लगा? वो इनका जहन हटाना चाह रहा था जिसमें वो कामयाब भी हो चुका था। सरप्राइज़ तो अच्छा था, मगर तुम जानते हो आज मैंने क्या देखा? ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी। इनके लहजे की खनखनाहट पर डेविल का चेहरा शादाब हुआ। क्या देखा आपने? माथे पर बल डाले वो हैरत से पूछने लगा। मेरे बेटे के दाएं गाल पर उभरता गड़ा। कितना दिलकश नज़ारा था वो। आज तुम पहली बार मुस्कुराए, वो भी थोड़ा सा। वो अब फिर से उदास हो चुके थे जब ये इनकी बात पर बाजिश ठटका। आपके लिए केक भी लाया हूँ और गिफ्ट भी। अब आपने बिना ज़िद के सारे गिफ्ट्स खोलने हैं और बताना है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। वो इन्हें बातों में उलझा था, अब घर में दाखिल हुआ था। ओके बॉस, मिलकर देखेंगे। इनके लहजे की खुशी वो वाज़े महसूस कर सकता था। एक सुकून था जो आज इसके रोम रोम में तमानियत भरा एहसास भर गया।